महिलाओं का जो फाइनेंशियल गोल होता है और पुरुषों का जो फाइनेंशियल गोल होता है, तो दोनों में आपको क्या अंतर लगता है? आप तो इतने क्लाइंट से मिलती हैं, दोनों में क्या अंतर लगता है? आई एम टेलिंग यू, जब आप दोनों से बात करती हैं हस्बैंड वाइफ, इट्स अ डेटा प्रूवन, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ डेटा प्रूवन, वुमेन आर वेरी मच गुड इन्वेस्टर देन मैन। ये कि अगर कोई महिला 10,000 रुपए कमा रही है तो उसको कितने पैसे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट में डाल देने चाहिए या डालना चाहिए उनको? मतलब मुझे लगता है कि आपका जो भी आपकी अर्निंग है ना, आप उसका 20% तो बिल्कुल आप कर लो, 20% बिल्कुल आप कर लो उसको, कि मुझे उसको इन्वेस्टमेंट में डालना ही डालना है, रेस्ट 80% और उसके बाद जो बचता है उससे खर्चा करो। कि फीमेल कैन से बिहार की कि हमें बिहारी जरा लिमिट में रहिएगा, इन्वेस्टमेंट देखिएगा तो बाप बाप करिएगा। सही बात है। अगर बिहार की महिलाएं पोटेंशियल यू नो, मतलब बस आपको निकलना है और करना है। यू आर अर्निंग, यू हैव सेविंग्स। और मैं बोल रही हूँ हर फीमेल के पास अभी पैसा पड़ा हुआ होगा, वो कुछ ना कुछ तो जमा करती वो जितना भी कमा रही है ना, उनके बट पास वो पैसा इन्वेस्ट है। नहीं कर पाती हैं, वो छुपा हुआ ही रह जाता वही है कि वो सेविंग में रह जाता है, इन्वेस्टमेंट का रूप नहीं आ पाता है। जब बच्चियां पढ़ रही होती तो पापा मम्मी बड़े खुश होते, मेरी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, बट वही बेटी जब डिसीजन लेने लगती है तो फिर उसके डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो ये एक मुद्दा। मैंने एक वीडियो देखा था ना कि वो अभी जो चलते रहते हैं, ये आजकल जो ये चल रहा है, कि मेरे पापा काफी ओपन हो चुके हैं बट इन AM। मेरी बेटी बहुत होनहार है, बाहर जा रही है, लेकिन जहाँ भी जा रही है 7:30 तक वापस आ जा रही है। हाँ बिल्कुल। तो वो चीज अभी भी है और ये सब जाने में टाइम लगेगा। बहुत मुझे वही लगता है कि इन सब चीजों में अब बहस करके अपनी एनर्जी खत्म करने वाली बात है, अननेसेसरी। आपको सहारा याद होगा, सहारा में हर महिला का 500 रुपए का खाता चलता था। बड़ी अच्छी, हालांकि बहुत दुखद कि वो नहीं हो पाया, बट इन्वेस्टमेंट सिखाया सहारा ने। अगर आपको एक्चुअली में फ्यूचर ग्रोथ के लिए तरफ जाना है ना, आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाना ही पड़ेगा जहां पे आपका इन्फ्लेशन बीट होने के बाद आपका 4 to 5% प्रॉफिट हो, उतना रहे, तभी आप कुछ चीजें अचीव कर पाओगे। जैसे आप बता रहे हो ना कि, और ये केसेस आजकल बहुत नॉर्मल है, डिवोर्सेस नॉर्मल है, लाइफ इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, यू नेवर नो कब किसके साथ क्या हो जाए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि फाइनेंशियल लिटरेसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है और ये क्यों सभी के लिए जरूरी है आज के समय में? ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी का बेसिकली मतलब हुआ कि हम जो पैसा अर्न कर रहे हैं, जो हम पैसा कमाकर घर पे ला रहे हैं, चाहे वो सोर्स ऑफ इनकम जिसका भी हो, आजकल दोनों वर्किंग है, मैन वुमेन दोनों पार्टनर्स वर्किंग है, उनके दो तरीके के खर्च हो गए। एक जो हमारा अभी का है रनिंग एक्सपेंसेस उनके लिए, और एक जो हमें उनके लिए फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है, राइट? लाइक एक एजुकेशन हुआ, मैरिज हुआ, व्हाटएवर, ठीक है, आपको वो दिमाग में रखते हुए आपको वो प्लानिंग करनी है। इस चीज इस पे भी तो लड़कियों पर बोझ है ना कि सुहागन मर जाना चाहिए। थिंकिंग कि भैया हमको सुहागन मर जा, बट दिस इज नॉट हैपनिंग ना। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू डेटा वो 3-4 साल उन्हें ज्यादा ही जीना है, ठीक है, वो जो भी उनका एक एस्टिमेटेड एज होता है, अगर उससे ज्यादा आपके हस्बैंड जी गए तब आप शायद सुहागन मर जाओ। क्या फाइनेंशियल गोल नहीं बनाना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि कोई किसी के लाइफ में गोल नहीं है कि उन्हें चलना कहाँ से है और पहुंचना कहाँ है? तो सब रिटर्न ओरिएंटेड करते हैं मैम। दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर आज भी मैं यहाँ पर किसी से बात करती हूँ, मतलब बहुत सारे क्लाइंट से मिलती हूँ, बिल्कुल, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है, मैम इस स्कीम में 1 साल में कितना रिटर्न आएगा? क्या सिचुएशन है महिलाओं की फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारे यहाँ, और क्यों महिलाएं आज भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से इतनी दूर हैं? मुझे इसका सबसे बड़ा रीजन जो लगता है ना, कि जो हमें शुरू से बताया जाता है ना, वो फियर बहुत है वुमेन के अंदर, कि कहीं हम गलत ना प्रूफ हो जाए। एग्जैक्टली, वुमेन कांट बी रॉन्ग। और आजकल तो मर्डर भी कर रही हैं, वो भी एक मुद्दा आज महिलाएं मर्डर भी करने लगी, लिटरली वो इक्वल पे आ चुकी हैं कि कहीं भी कम नहीं है, सब कुछ कर रही हैं। बट पॉइंट इज कि हम उनके लिए सब कुछ डिफिकल्ट ही बना रहे हैं। किसी में भी वो कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस ना बाय बर्थ नहीं आता। और हमारे यहाँ पे सोसाइटी जिस तरीके से अपब्रिंगिंग होती है ना किसी भी लड़की की, वो यही होता है कि आप गलत प्रूफ नहीं हो सकते हो, आप गलत नहीं हो सकते हो। अगर कोई गलत कर दिया या किसी कुछ लॉस हो गया या
एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, गाड़ी चला रही है बंदिया, उस पे ही कितने कमेंट्स होते हैं। हाँ, कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता, वो बस ऐसे टक्कर मार दी वैसे टक्कर मार दी। बट आप पॉइंट ये देखो ना कि वो कितने टाइम से चला रही हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने पॉडकास्ट में बात करती हूँ मेरे दिल से निकलकर आपके दिल तक पहुँचने वाली। तो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में जुड़ी हैं रश्मि मिश्रा, जो कि एक फिनेंस एडवाइज़र भी हैं और इन्होंने MBA किया है फिनेंस में। और आज के समय में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनी मैनेजमेंट, और जो सबसे कम हम में देखा जाता है, ख़ास करके जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम मनी मैनेजमेंट पर इतना फोकस नहीं करते। जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं, जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हैं, और मिडिल क्लास जो सबसे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, उनका मनी मैनेजमेंट कोविड के बाद कुछ ऐसा बिगड़ा है कि उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती है। तो मुझे लगा कि इस विषय पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं कॉमन बात भी करूंगी, महिलाओं और पुरुषों दोनों की बात करूंगी, लेकिन स्पेशली ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड रहेगा महिलाओं को, ताकि उनको मनी मैनेजमेंट सिखाया जा सके, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाया जा सके। तो बहुत बहुत स्वागत है रश्मि आपका मेरे पॉडकास्ट में। और आज आप आई हैं, बहुत टाइम निकाल कर आप आई हैं, बहुत बिजी रहती हैं, बट मुझे लगता है कि आपकी बहुत ज़रूरत थी इस पॉडकास्ट की, और इसलिए मैंने आपको बुलाया भी है। Thank you so much, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय दें और आप अपने बारे में खुद बताएं, क्योंकि आप जैसी लड़कियों से ही बच्चियाँ सीखेंगी और उस मकाम पर पहुँचेंगी जहाँ उनको पहुँचना चाहिए। सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच कि ये प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया, ताकि मैं अपनी एक्सपीरियंसेस, और जो आपने कहा कि ये पॉडकास्ट वुमेन को डेडिकेट करेगा, तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस जो मैंने फेस किया है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो छोटे शहरों में हम जो प्रॉब्लम आज भी फेस करते हैं वुमेन लिटरेसी और वुमेन फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर, उस पर मैं भी थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगी। उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। एंड जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन की बात है, एज यू सेड, रश्मि मिश्रा इज़ माई नेम, एंड मैंने MBA किया हुआ है फाइनेंस से। लास्ट 6 years से मेरा फर्स्ट जॉब था, और लास्ट 6 सालों से मैंने ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यहीं पर मैंने वहाँ पे काम किया है, जो कोर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इनिशियली मैंने ज्वाइन किया था दिल्ली में, वहाँ पे मैंने 3-4 साल वहाँ पे काम किया, एंड आफ्टर कोविड मैंने फिर यहाँ पर ट्रांसफर लिया, बिकॉज मेरी बिलोंगिंग यहीं से है। ओके, आप यहीं की रहने वाली जी, मैं यहीं की रहने वाली, बिहार की बेटी हैं और इतना अच्छा कर रही हैं और इस विषय पे कर रही हैं। मैंने बहुत कमी देखी है महिलाओं की इस फील्ड में, बहुत कमी देखी है। इसीलिए मुझे लगा कि जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मैंने बोला कि नहीं, आपको सामने ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि मैं मिलती हूँ अक्सर LIC एजेंट्स कुछ मिलती हैं मुझे महिलाएं, लेकिन उनकी जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, वो इतनी नहीं होती है कि वो किसी महिला को इन्फ्लुएंस कर सके। हाँ, वो फोर्सफुल्ली कुछ रिलेशन की वजह से बेच देती हैं। तो उसके बारे में तो जो सबसे पहली जो बात जो मुझे याद है, ये 2007 का पीरियड रहा होगा, 2006-7 का पीरियड रहा होगा, जिस समय की एकदम से ऑल ऑफ ए सडन बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आई, जिसमें ये ICICI प्रूडेंशियल भी आया होगा, मुझे लगता है वही टाइम रहा होगा, क्योंकि अवीवा, ICICI, ये सारे लोग आए थे इंश्योरेंस। और मुझे याद है, चूँकि मेरी बेटी का उस वक्त जन्म हुआ था, तो मैं बड़ा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मुझे याद है मैंने कुछ लिए थे, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस आया था, ये सब चल रहा था, और कुछ यूलिप प्लान आए थे। तो मुझे अफसोस होता है कि अगर मेरी थोड़ी नॉलेज होती उस वक्त, तो शायद मैं कुछ वो गलतियां नहीं करती जिसमें मेरे बहुत पैसे डूबे। तो आज मैं आपसे उन सब बारे में भी बात करूंगी। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि फाइनेंशियल लिटरेसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, और ये क्यों सभी के लिए ज़रूरी है आज के समय में। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी का बेसिकली मतलब हुआ कि हम जो पैसा अर्न कर रहे हैं, जो हम पैसा कमाकर घर पे ला रहे हैं, चाहे वो सोर्स ऑफ इनकम जिसका भी हो, आजकल दोनों वर्किंग है, मैन वुमेन दोनों पार्टनर्स वर्किंग है, तो जो भी लेकर आ रहे हैं हम घर के जो भी एक्सपेंसेस हैं, एक हमारा होता है बेसिक एक्सपेंस जिससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं, रेंट हुआ,
घर के खर्चे हुए, खाने पीने के, एजुकेशन, एवरीथिंग, राइट, जो एक रेगुलर मेरा एक्सपेंसेस है। एग्जैक्टली। हम उस एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करते हैं, उसके अलावा हमारे पास एक गोल होता है, राइट, कि फ्यूचर में हमें क्या प्लानिंग करनी है। आज हम बच्चे दो, अगर हम एक बच्चे के एग्जाम्पल ही लेते हैं अपने, उनके दो तरीके के खर्च हो गए। एक जो हमारा अभी का है, रनिंग एक्सपेंसेस उनके लिए, और एक जो हमें उनके लिए फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है, राइट, लाइक एक एजुकेशन हुआ, मैरिज हुआ, व्हाटएवर, ठीक है, आपको वो दिमाग में रखते हुए आपको वो प्लानिंग करनी है। तो आप आज के खर्चे तो चलो आप रेगुलर फ्लो में, वो आपको पता है कि मुझे इतना फीस देना है, मुझे जो भी उसके खर्चे हैं और वो एक बार बजट बन जाता है, वो एक पता चल जाता है कि मुझे मंथली इतना खर्चा कर दिया है मैंने। उसके बाद जो बच रहा है, ठीक है, आपको आगे की चीजें कैसे प्लानिंग करनी है, ये सब चीजें हम कवर करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली कि आप आज हम इतना पैसा बच गया, उसको हम पैसे को हमने एज इट इज रख दिया, ये आपके प्लानिंग में नहीं आता है, राइट। आज से 10 साल बाद पैसे का वैल्यू क्या होगा, आज आपने 10,000 रखा है, वो 10,000 का वैल्यू एक्चुअल में 10 साल बाद कितना होगा और आपको कितने की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर आती है, जिससे हम एक टर्म देते हैं इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। जो हमारा मेन कवर पॉइंट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, जो आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है और जो आपको आगे कंफर्ट जोन देता है। आप कल को रिटायर होंगे, यू आर नॉट कि आप पूरे टाइम आप काम कर रहे हो या जो भी है, ठीक है, तो आपका जो आज का प्लानिंग है वो आपके फ्यूचर को कैसे सिक्योर्ड करेगा, आप फ्यूचर अपना कैसे देखते हो, आफ्टर रिटायरमेंट आप कितने सिक्योर्ड रहोगे और कितने खुद पे डिपेंडेंट रहोगे। बिल्कुल, ये शो करता है फाइनेंशियल। और मुझे जो एक कमी लगती है हमारी जो सोसाइटी है उसमें, मैंने देखा है कि लोग इन सब बारे में बहुत बात नहीं करते। उनको ये लगता है कि जो वो कमा रहे, अधिकतर लोगों से जब आप बात करेंगी तो अरे कहाँ कुछ बचा पाते हैं, उनका जो पहला आता है महंगाई इतनी है, हाँ इतनी महंगाई है कि हम क्या बचा सकते हैं, तो कुछ बचता ही नहीं है हमारा। तो कहीं ना कहीं वो जो नहीं बचता है वाली बात जो है, वो मुझे लगता है कि शायद उनकी वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने इनकम के हिसाब से कुछ ना कुछ तो बचा ही सकता है। मुझे लगता है लैक ऑफ नॉलेज से भी ज्यादा ना लैक ऑफ एक्सपीरियंस वो माइंडसेट जो एक चलता आया है ना, वो दिक्कत है हमारे यहाँ पर, जो चीजें उनको रोक देती है। कि पहले हम यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा आता है ना, कि लोग पहले खर्च कर लेते हैं, हाँ, जितना बच गया वो बच गया। एग्जैक्टली, और ये एकदम ऑपोजिट काम करते हैं लोग। दिस इज द वर्स्ट थिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ये इतना मेरा इनकम है, मुझे इसमें से इतना परसेंटेज तो सेव करना ही करना है। तो आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करना सीखिए, तभी आपका इन्वेस्टमेंट या बजट ये जो भी आप कर सकेंगे वो हो पाएगा। लेकिन हम जस्ट ऑपोजिट चलते हैं। हमें लगता है आज हमारा पेट भर गया, कल की कल देख लेंगे, यही हमारा है। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और उसमें एक चीज मुझे जो और समझ में आती है, आप ज्यादा बेटर क्लियर करेंगी, कि जो कन्वेंशनल चीजें हैं जिसमें एफडी आता है, पहले हम क्या करते थे, एफडी है, आरडी है, फिक्स डिपॉजिट अगर कहें, रेकरिंग डिपॉजिट करते थे, कुछ पीएफ में डाल लिया, मतलब कुछ इस तरह के, कुछ बॉन्ड्स खरीद लिए, वो एक उनका, हाँ, तो वो हाँ, और हम मुझे लगता है कि कुछ इंश्योरेंस करा लिया। सबसे ज्यादा जो लोगों ने किया कि उन्होंने अपने मरने के बाद की प्लानिंग की। लाइफ इंश्योरेंस के आने के बाद जो मुझे समझ आया कि जीते जी तो कुछ मिलना नहीं है, बट मरने के बाद भाई मिल जाएगा, सर्वाइवल को मिलेगा, वो प्लानिंग हमारी चली। और ये मुझे लगता है हमने तो बचपन से यही देखा। तो क्या वो चीज अभी भी हमारे दिमाग में है? और अगली पीढ़ी अभी भी अगर देखा, हमारी पीढ़ी तो अभी तक इससे नहीं निकल पाई है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी क्या जो अगली पीढ़ी है, मेल और फीमेल दोनों, बिकॉज दोनों अर्निंग है अभी के समय में, तो क्या वो निकल पाए हैं थोड़ा इन सब चीजों से, या अभी भी उनका वही सेट है? मैं बोलूंगी थोड़ा छोटे शहरों में ये चैलेंजेस अभी ज्यादा है, वो अभी भी उस मोड से नहीं निकल पाए हैं। उनके लिए एफडी, रियल स्टेट ही एक वो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स लगता है। वही मैंने बोला ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ नॉलेज, उनको लगता है कि अगर कुछ मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो रिस्क है, तो वो मेरा डूबना ही डूबना है। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके का रिस्क है, क्या है, वो उस चीज में वो एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहते हैं, एंड वहां पे वो फंस जाते हैं। बिकॉज दिक्कत ये है कि आज के टाइम पे ये चीज, अब शायद बाहर अगर मैं बोलूं मेट्रो सिटीज वगैरह तो अब में नहीं है वो थोड़ा अवेयरनेस आ चुका है,
उन्होंने एक्सपीरियंसेस देखे हुए हैं, डेटा देखे हुए हैं। अब तो हमारे पास लास्ट 15-16 इयर्स के डेटा है दिखाने के लिए, हर तरीके के मार्केट को हमने फेस किया हुआ है, तो दे हैव एक्सपीरियंस दैट, उनके पास वो प्रूफ है, तो उस चीज को वो कंपेयर करके एक उस मोड में आ जाते हैं कि नहीं हमें इससे बाहर निकलना है और हमें कुछ नया करना है। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम नॉन मेट्रो सिटीज में वो अभी भी ज्यादा है। उन्हें लगता है नहीं भैया हमें नहीं लेना है रिस्क, हमारा जो कंफर्ट जोन चलता आया है उसी में हम चलेंगे, उसमें ही जाना है। बट आपने ये पॉइंट उठाया है तो यहाँ पर मैं ये बात जरूर बोलूंगी, उन्हें लगता है कि मैं एक सेफ सेविंग कर रहा हूँ या उनके टर्म में बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल, बट दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। नहीं, हाँ सही बात है, ठीक है, आपने किया वो आप अपने हिसाब से आप सेविंग कर रहे हो, हम तो कर रहे हैं भाई अपने मोड में हम सेविंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली में आप उसको आइडियली पैसे रख के आप वो लॉस ही फेस कर रहे हो और आप उसको ब्लॉक कर रहे हो, उसको ग्रो होने आप नहीं ग्रो दे रहे, होने ही नहीं दे रहे हो ना। आप जो इन्फ्लेशन है इंडिया का अगर हम नॉर्मली देख के चले तो दैट इज 5 to 6% उसके बीच में लाई करता है, राइट। और एफडी के इंटरेस्ट इतने होते नहीं है कि उनको मिल वो भी आप पोस्ट टैक्स देख लो तो सवाल ही नहीं है कि वो कभी भी उतना नहीं होता, कभी भी नहीं होता, राइट। तो आपका पैसा आज से 10 साल बाद 5 साल बाद जिस चीज के लिए आप कर रहे हो क्या वहां पे एप्रोप्रिएटली काम आ रहा है? आंसर इज नो। तो यू आर डूइंग नथिंग। आप वो जस्ट वो आप अपने पैसे को बस रोक के रख रहे हो। yes, एक वो माइंड में है कि हमने वो खर्चा नहीं किया है, उतना पैसा है हमारे पास, मगर आज से जो आप और महंगाई जो आप खुद ही कह रहे हो कि अब जो बढ़ रही है, राइट, तो आज से 5 साल 10 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा, वहां तो वो आपका वो काम ही नहीं आना है ना, वहां पे आप फिर गरीबी रह जाओगे। बिल्कुल आप 5 साल बाद भी आप अपने आप को छोटा ही फील करोगे कि अरे यार मैंने, क्योंकि आपने कुछ सोचा ही नहीं है अपने बारे में, आपने उसको इन्वेस्टमेंट का रूप तो दिया ही नहीं दिया। एक और चीज जो है, तो एक मुझे जो लैकिंग लगती है कि क्या फिनेंशियल गोल नहीं बनाना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, कि कोई किसी के लाइफ में गोल नहीं है कि उन्हें चलना कहाँ से है और पहुंचना कहाँ है, तो सब रिटर्न ओरिएंटेड करते हैं मैम। दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर आज भी मैं यहाँ पर किसी से बात करती हूँ, मतलब बहुत सारे क्लाइंट से मिलती हूँ, बिल्कुल, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है मैम इस स्कीम में 1 साल में कितना रिटर्न आएगा। एग्जैक्टली। और क्योंकि अब उन्होंने पूछा है, मेरी ड्यूटी है बताना, मैं बताती हूँ, बट मुझे समझ आ जाता है कि आपका मोटिव ही गलत है। हाँ। और आप 1 साल के रिटर्न पे फोकस हैं, आपका गोल आगे 5 साल का है ही देख भाई, एग्जैक्टली 3 साल 5 साल 10 साल, और आप गोल ओरिएंटेड करो, वो आपके लिए। मैं तो जो भी मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मेरा तो वही चीज होता है, धीरे धीरे जब ट्रस्ट हो जाता है लोगों को तो कि नाउ शी इज गाइडिंग वेल एंड व्हाट, तो मेरा तो उसके बाद वही चीज होता है कि जब मैं हक से जब उनसे बात कर पाती हूँ तो मेरा पहला लाइन ये होता है कि सर अब मुझसे रिटर्न बेस्ड बात नहीं करना है। सही बात है, बिल्कुल। आप आगे का गोल बताओ मुझे, आप किस चीज के लिए करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने टाइम के लिए और किस में करना चाहिए। तो आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर जब लोगों से बात करती हैं तो आप सबसे पहला उनका गोल पूछती हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, और मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी को भी बिना गोल के कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा मूव ऑन करते हैं, आते हैं कि जो पुरुष हैं वो तो फिर भी बहुत कुछ समझते हैं, वो तो आरडी एफडी रियल एस्टेट, आज भी हमारे यहाँ सारी ऐसे फैसले पुरुष करते हैं। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, महिलाएं बहुत कम ऐसी होती हैं जो फिनेंशियल फैसले करती हैं। तो मैं आज का चूंकि पॉडकास्ट मैंने जानबूझकर महिलाओं के ऊपर रखा है कि क्या सिचुएशन है महिलाओं की फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारे यहाँ, और क्यों महिलाएं आज भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से इतनी दूर हैं। मुझे इसका सबसे बड़ा रीजन जो लगता है ना कि जो हमें शुरू से बताया जाता है ना, वो फियर बहुत है वुमेन के अंदर कि कहीं हम गलत ना प्रूफ हो जाए। एग्जैक्टली, वुमेन कांट बी रॉन्ग। अच्छा, तो उनके ये जो बैक माइंड है ना, लड़की होकर आप गलत नहीं हो सकते हो, आप खुद को रोक लो। और ये सिर्फ मैं उस तरफ जाऊंगी नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। आप जो टॉपिक बता रही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप वो बोले कि ये हर मुद्दे पर है, एजुकेशन से लेके मैरिज, और जो है ना ये उनके माइंड में दिया हुआ है कि आप उस चीज से खुद को निकाल लो, आप वो चीज मत करो, आप उस चीज से रोक लो, मगर आप खुद को खतरे में मत डालो। एग्जैक्टली, यू शुड बी सेफ एंड यू कांट टेक रिस्क। ठीक है, आई थिंक यू कैन रिलेट मी, राइट? हाँ, मैं समझ रही हूँ। यू हैव टू बी सेफ, यू कांट टेक रिस्क एंड यू कांट बी रॉन्ग। आप गलत नहीं हो सकते हो किसी भी, तो भले आप वो चीज मत करो। और आपके जो गार्डियन है उनको भी ये प्रूव करना है
कि उन्होंने आपको कंट्रोल में रखा है, तब आपने ऐसे डिसीजंस नहीं लिए। उन्हें बहुत प्राउड फील होता है कि Exactly. मेरी बेटी हर कुछ मुझसे पूछ कर करती कर है। रही है। अच्छा, हमारा समाज एक अलग ही है। अगर आप बच्चियों की बात करें तो बच्चियां अगर अपने मन से पढ़ाई में भी जाती हैं तो पेरेंट्स बहुत एनॉयड हो जाते हैं कि मैंने तुमसे कहा डॉक्टर बनने और तुम कर रहे हो, तुम्हें ये बनना है। अगर उनके गलती से शादी वाले मसले पर आ गई तब तो उनकी पूरी नाक ही कट जाती है हमारे यहाँ। वो एक अलग ही मुद्दा हो जाता है। वो कहते हैं ना कि घर की सारी इज्जत का ठेका हाँ, लड़की के उसका पास बोझ ही होता वही है। ढोती रहती है और पूरी लाइफ ढोती है। वो पूरा ही। तो आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है जब महिलाओं को न सिर्फ एजुकेशन, हम महिला सशक्तिकरण का झंडा उठा उठा के थक चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो असली झंडा था, जहां उठाना चाहिए था, वहां पे कमी रह गई? फाइनेंशियल ना फ्रीडम दिया हमने महिलाओं को। मुझे लगता है अभी का जनरेशन इज अ मोस्ट सफर्ड जनरेशन, राइट? हमारे बाद के लिए इतना प्रेशर नहीं होगा और हमारे पहले के लिए तो बाहर था का ही प्रेशर नहीं, था हाँ, ही था ही नहीं, ठीक हाँ, है। हाँ। तो अभी के जनरेशन के लिए लोग अभी कह तो रहे हैं कि हम वुमेन्स के लिए इतना फ्रीडम हो चुका है, सपोर्ट सिस्टम हो चुका है, जो उन्हें जो मर्जी आ रहा है वो कर रही हाँ, हैं, ये कह सब तो जगह रहे जा हैं, रही हाँ। हैं, आ रही हैं, और आजकल तो काम मर्डर भी कर रही हैं। हैं, वो भी एक मुद्दा आज महिलाएं मर्डर भी करने अब तो लगी हैं। लिटरली वो इक्वल पे आ चुकी हैं कि कहीं भी कम नहीं है, सब कुछ कर रही हैं। हाँ, बट पॉइंट इज कि हम उनके लिए सब कुछ डिफिकल्ट ही बना रहे हैं। एग्जैक्टली। एक तरफ तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस हाई रख रहे हैं कि आप जा रहे हो, काम कर रहे हो, बाहर जा रहे हो ऑफिस में, आपको आजकल वर्किंग होना भी जरूरी है, बट जो पीछे वाली चीजें हैं हम उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो थोपे थोप हुए रहे ही हैं आज तक। अगर वो चीज किसी बंदी में नहीं है या किसी फीमेल में नहीं है, उस चीज को हम बहुत गलत वे में ही देखते हैं कि शी इज नॉट अ गुड वुमन, अच्छी औरत नहीं है, अच्छी लड़की वो नहीं गुड है। टैग वो आ जाता है। अच्छा उसको कुकिंग नहीं आता है, अच्छा वो उसको घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट कि उसको हाउस होल्ड में इंटरेस्ट नहीं है। और उसको फिर महिलाएं ही फिर ऑफेंड करना शुरू करती कि तुमको क्यों नहीं आता है। मैं तो उसी टॉपिक पे आ रही थी कि पॉइंट इज कि इट्स नॉट कि इट्स अ प्रॉब्लम कि सिर्फ मेल ये कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी औरतों को जो घर संभाल रहे हैं, नाउ इट्स अपोजिट चीज कि जो वर्किंग है ना, दे आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द हाउसवाइफ्स, राइट? दे आर गिविंग रिस्पेक्ट। वो समझ रही हैं कि वो भी एक काम है, राइट? उनका इंटरेस्ट है, बट वो खुद को ऊपर दिखाने के लिए नाउ दे आर कमेंटिंग ऑन द वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट? कि वो करके भी क्या कर रही है, घर तो बर्बाद हो रहा है, घर तो बर्बाद हो रहा है, राइट? घर बस वो पैसे कमा रही है। हाँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी ही थी। हाँ, सही बात। एक वुमेन का जो गोल है, राइट, कि वुमेन का जो आप कहते हो काम, ठीक है, बच्चा आज भी वुमेन ही पैदा कर रही है, लड़के नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है कि बच्चा वही पैदा कर रही है, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। ठीक है, तो जो भगवान ने बना के दिया है ना, वो काम आज भी वो कोई नहीं हटा सकता, उससे कोई पीछे हटता भी नहीं है। बाकी सारे काम दोनों के लिए होते हैं। बट एनीवेज मुझे ये लगता है कि जो परवरिश है, राइट, वो बहुत मैटर करता है आपके फाइनेंशियल डिसीजंस पे भी, क्योंकि किसी में भी वो कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस ना बाय बर्थ नहीं आता। और हमारे यहाँ पे सोसाइटी जिस तरीके से अपब्रिंगिंग होती है ना किसी भी लड़की की, वो यही होता है कि आप गलत प्रूफ नहीं हो सकते हो, आप गलत नहीं हो सकते हो। अगर कोई गलत कर दिया या किसी कुछ लॉस हो गया, या एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, गाड़ी चला रही है बंदिया, उस पे कितने कमेंट्स होते हैं। हाँ, कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता, वो बस ऐसे टक्कर मार दी, वैसे टक्कर मार दी। बट पॉइंट ये देखो ना कि वो कितने टाइम से चला रही हैं। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। और कितना मुश्किल हुआ है उतना कॉन्फिडेंस लाने में उनको, ये नहीं कोई समझ। आज भी वो लेके चलती हैं तो 10 लोग देख रहे होते हैं, उसको पता होता है, कॉन्शियस माइंड में उनको पता है कि 10 लोग कमेंट करने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए उनके पास हैं। आपके पास अगर होगा तो शायद आप आए दिन गाड़ियां ठोक दो। सही बात। आपको वो कॉन्फिडेंस है कि मुझे कोई जज नहीं कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा मेंटल फ्रीडम होता है जो लड़कियों के पास नहीं है। बट आई थिंक अगर आप मुझसे बोलोगे ना, तो ये ब्लेम गेम चलता रहेगा। इस चीज को खत्म होने में भी बहुत टाइम है, राइट? और द हैप्पीएस्ट थिंग इज कि अब धीरे धीरे लड़कियों में ये चीजें हट रही हैं कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग, व्हाट पीपल आर गिविंग देयर जजमेंट, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मुझे पता आई एम ह्यूमन बीइंग, आई कैन गिव माई 100%। कोई भी ये जो होता है ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आप बैलेंस कर रहे हो एंड ऑल, ये सब दिस इज ऑल अ मिथ। कोई दोनों में से कोई भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो इंसान है। उसका इंटरेस्ट किसी की तरफ भी हो सकता है, घर के कामों में भी हो सकता है, बाहर के कामों में भी हो सकता है।
कोई भी इंसान सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, सही बात। एक सिंपल सी बात है, ठीक है। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द हैप्पीएस्ट पॉइंट इज कि अभी फीमेल्स इस चीज को अवॉइड करना शुरू कर चुकी हैं, राइट। तो माई क्वेश्चन इज कि जब हम सारी चीजें अवॉइड कर रहे हैं, गाड़ियां लेकर हम रोड पे निकल चुके हैं, वी आर नॉट बॉदरिंग कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, व्हाई नॉट इन्वेस्टमेंट? हम वहां क्यों डर रहे हैं? जब हम इतनी मेहनत करके खुद जा रहे हैं अर्न करने के लिए, कमा रहे हैं अपनी मेहनत से, और हमारे पैसे को कोई और मैनेज कर रहा है, अगर देखा जाए तो हमेशा हस्बैंड भी करते हैं। एरोगेंस, इट्स नॉट एरोगेंस। आप पार्टनर हो, वेरी गुड थिंग कि आप डिस्कस करो, आप सजेशन लो, आप आई एम नॉट सेइंग कि आप पार्टनर है तो आप, मैं नहीं बताऊंगी, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये एटीट्यूड रखो, बट माई पॉइंट इज आप डिस्कस करो, बट दैट यू नो डिसीजन पावर आपके पास होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरा पैसा, इट्स ओके। अगर कुछ और loss खुद होता से है तो। इन्वेस्ट करने की हिम्मत रखो कि Exactly. खुद से क्यों नहीं, उससे पूछना ही क्यों पड़ रहा है, कभी फादर से, कभी हस्बैंड से, कभी ब्रदर से, अगर ये पूछना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो फियर अभी भी है। हम कितने भी अपने आप को हाईली क्वालिफाइड बताएं, एजुकेटेड बताएं, जब तक आपके पीछे ये चीज रहेगा ना कि कहीं मैंने कुछ कर दिया, पापा डांट दिए, मेरे हस्बैंड मेरे पे कमेंट कर देंगे एंड ऑल, आप जब तक इस चीज से बाहर नहीं निकलोगे ना, आप ये डिसीजन मेकिंग कभी नहीं कर पाओगे। एक बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब So you सबसे have बड़ा to come out of it. चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि फियर है, बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा, डर वो है। बैक माइंड में है। और एक फियर और दूसरा बर्डन, अच्छे होने का बर्डन भी एक बहुत हम ढोके चलते हैं तो कि मैंने हम पहले ही बोला कि वुमेन कैन बी रॉन्ग, एंड आप उस चीज, आप लड़कियों को एक ही चीज है, आप वो करो मत, बट आप गलत नहीं हो सकते हो। आप वहाँ पे आप उस चीज को करना बंद कर दो। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो औरतें जिन्होंने अपने घर में अपनी माओं को फाइनेंशियल डिसीजन लेते देखा है, वो बहुत बोल्ड बनी? जैसे मैं अपनी बात करती हूँ तो मैंने देखा कि मेरी माँ ने सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए, एवरीथिंग। मेरे फादर ने कहा कि मैं पैसा कमाऊंगा, बट करना क्या है वो आप देख लीजिए, बच्चों की पढ़ाई पे क्या खर्च करना है, घर पे क्या जो भी है। तो मेरी मदर को मैंने वो डिसीजंस लेते देखे तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया। अब मेरी मदर के अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि मेरी जो नानी थी, शी टेक्स फाइनेंशियल डिसीजंस। तो ये मेरे नाना जी जितना भी कुछ भी हो, बट अगर जमीन खरीदना हो, और उस जमाने में अगर मेरी नानी ने डिसीजन लिया कि मुझे जमीन खरीदना है, और मेरे नाना जी इंटरेस्टेड नहीं थे, बट मेरी मम्मी मुझे कहानी सुनाती है, मेरी नानी बताती है कि मेरी नानी ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़े, थोड़े थोड़े पैसे, मतलब वो बताती है कुछ वो धान होता था, वो धान जमा करती थी और वो उसको बेचती थी, और उससे जो पैसे जमा होते थे, उसने उस जमाने में 6 कट्ठे का प्लॉट खरीदा था मेरी नानी ने। तो वो जो डिसीजन आया मेरी मदर में, शायद वो मेरे में आया। और मुझे लगता है कि हस्बैंड फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर फादर एक फैक्टर है तो हस्बैंड भी एक फैक्टर। अगर मैं वहां से शादी होके यहाँ आती हूँ, मेरे हस्बैंड बोलते कि नहीं, आई विल टेक द डिसीजन, तो शायद मैं कॉन्फिडेंस, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि आप कहाँ पर हो, ठीक है, और आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, किस माहौल में हो रही है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली, बहुत फर्क पड़ता है कॉन्फिडेंस पे। आपने अभी जो बोला कि जो बिगेस्ट चैलेंज है विमेन की, उनको बाहर निकलने के लिए क्या रास्ते अपनाने चाहिए अब आज के समय में? मुझे लगता है अब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, राइट। मैं वही बोल रही हूँ कि अब जो हम अगर किसी मेल को इस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं ना कि ना, तो वो गलत रोक रहे हैं, मुझे भी लगता है वो गलत है। रोक अब कोई नहीं सकता है, ठीक है। अब हम उस वहां तक हम पहुंच चुके हैं कि हमें अब डायरेक्टली कोई रोक नहीं सकता। उनको भी सोसाइटी का डर होता है कि हम छोटे ना दिखें, कि हम अपनी बीवियों को रोक रहे हैं, या हम अपनी बेटियों को बाहर जाने के लिए या इस चीज के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये गलत है। सबको पता है कि हम अब किसी की आजादी अगर छीन रहे हैं तो वो गलत दिखेगा सबके सामने, तो वो आपको विद इन अ बाउंड्री ही कर सकते हैं, जो चीजें कर सकते हैं, राइट। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप चीजों को कैसे ले रहे हो। उनकी तो मर्जी आज भी यही है कि ठीक है, तुम नाम का जॉब करो अपने सर्वाइवल के लिए, कि हमें ये हो सके कि मेरी बेटी काम करती है, पढ़ा दिया है मैंने, मेरी बेटी काम करती है, उसकी शादी हो जाए, ससुराल वालों को ये लगे कि हाँ मेरी बहू काम करने वाली है, बट तुम उतना ही करो जितना तुम्हारी घर की चीजें हम पर ना हो। आप बस टैग के लिए यू आर वर्किंग दैट वो हो जाए, ठीक है। आप वहां जहाँ एम्बिशियस होने लगोगे
ऑब्वियसली आपका इन्वॉल्वमेंट घर में कम होने लगेगा, ये चीज सबको खटक रही है। बट क्या ये अफेक्ट कर रहा है फीमेल को? नहीं, राइट, क्योंकि उनको वहां पे अफेक्ट नहीं होना है। ठीक है, नाउ दे आर लाइक क्या तुम्हें जो सोचना है सोचो, अगर मुझे वहां पे आगे बढ़ना है, मेरी एनर्जी वहां ज्यादा अलाउ करती है, तो मैं पहले वहां करूंगी, मैं यहाँ पे मेड रख लूंगी, मैं कुक रख लूंगी, कमा क्यों रहा है इंसान? ठीक है, अगर मुझे आगे बढ़ना है मैं ये सब चीज मैनेज कर लूंगी, बट मैं वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दैट पार्ट। तो फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर फाइनेंशियल डिसीजंस नाउ व्हाई वी आर ब्लेमिंग देम? सही बात है, जब सब You are accepting मेड that ना? रखने का डिसीजन तुम्हारा है, कुक रखने का डिसीजन तुम्हारा है, वहां तो कोई नहीं वहां तो रोक तुम रहा है। नहीं सोच रहे हो, मन तो शायद वहां उनका तब भी छोटा हो रहा होगा। हाँ। आप वहां तो नहीं सोच रहे हो कि उन्हें बुरा लगेगा, लग रहा है या चीजें हैं, तो व्हाई आर यू ब्लेमिंग नाउ कि आपको फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेने दिया जा रहा सही है? बात। आप डरे हुए हो, एक्सेप्ट दैट आप थिंग। लेना नहीं चाह रहे हो, आप मुझे डरे हुए हो, इट्स नॉट अबाउट आप लेना नहीं चाह रहे हो, आप डरे हुए हो। उस एग्जैक्टली। डर से बाहर निकलो। वो डर कैसे बाहर निकलेगा? एक्सपीरियंस से। मैं वही बोलती हूँ कुछ कि ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। आप स्टार्ट तो करो, आप स्टार्ट अच्छा, करो। मुझे यहाँ पे एक सवाल और भी मेरे दिमाग में है कि महिलाओं का जो फाइनेंशियल गोल होता है और पुरुषों का जो फाइनेंशियल गोल होता है, तो दोनों में आपको क्या अंतर लगता है? आप तो इतने क्लाइंट से मिलती हैं, दोनों में क्या अंतर लगता है? I'm telling you, जब आप दोनों से बात करती हैं हस्बैंड it's a data proven, I'm telling you, it's a data proven. Women are very much good investor than men. एग्जैक्टली, मुझे भी यही कहना था कि मुझे लगता है मनी मैनेजमेंट महिलाएं ज्यादा अच्छा कर रीजन बिहाइंड पहले मैं इस पे बात करूंगी मैम कि क्यों करना चाहिए सकती हैं। उन्हें, क्यों करना चाहिए, हाँ ये भी बात ठीक है, वुमेन के लिए जरूरी क्यों है। मैं यहाँ पर कंपैरिजन ही क्यों करना है कि मेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप अपना कमा रहे हो, राइट, आप कमा रहे हो, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर की, और आपको भी आगे एसेट क्रिएट करना है। ठीक है, किसी चीज के लिए आप पैसा अर्न कर रहे हो, राइट। प्रॉब्लम इज कि ये लोग खुश हो जाते हैं कि मैं तो रेंट दे रही हूँ घर का, है ना, मैं बच्चों के कपड़े खरीद ले रही हूँ, मैं अपना बर्डन नहीं दे रही हूँ हस्बैंड पे, तो मैं सपोर्ट ही तो कर रही हूँ घर में, और वो इससे ही खुश रहते हैं। और इसमें इनका अकाउंट में पैसा खत्म हो गया, ठीक है, सेवा करने में, सपोर्ट करने में, ठीक है, और इनको वो इन्वेस्टमेंट वाला साइड दिखता ही नहीं है। दे थिंक, वो इसको ही समझ लेती हैं कि मैं हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। मेन जो एसेट क्रिएशन है वो हस्बैंड कर रहे होते हैं, ठीक है, exactly. कि हम दोनों एक है। योर थॉट इज नॉट रॉन्ग, यू आर पार्टनर्स, बट पॉइंट इज तुम्हारा खुद का एसेट कहाँ है। आप करो, आप वो परसेंटेज डिवाइड करो। क्यों? आपके हस्बैंड, आप कितना भी खुद के लिए कर लो, ड्रेस लाके देते हैं ना आपके हस्बैंड आपके लिए, कभी तो बच्चों के लिए कुछ लेकर आते हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वो एसेट क्रिएशन में है, बट वो परसेंटेज डिवाइड उनके लिए वो है ना कि मुझे एसेट तो बनाना ही बनाना है, वो प्रॉपर्टी तो क्रिएट करना ही करना है, तो व्हाई नॉट यू, राइट। पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा, क्यों करना चाहिए और क्यों वुमेन के लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ। मैं इस पे पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्कशन करना चाहूंगी। सबसे पहली चीज, हमारा ये हमेशा कंप्लेन रहता है, राइट, कि फॉर सेम पोजीशन, आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो, फॉर सेम पोजीशन, सेम प्रोफाइल्स, आप देखोगे कि 20-30% लेस सैलरी वुमेन को मिलता है। व्हाटएवर इज द रीजन, एवरीवन नोज द रीजन। वो जितने भी कॉर्पोरेट फीमेल्स हैं, दे नो द थिंग्स, ठीक है, उनको मिलता है। तो हम कब तक सिर्फ ये शिकायत करते रहेंगे? ठीक है, वो हमें करना है, चीजें आगे खत्म होंगी, वो ठीक है, बट हम अपना लॉस कर रहे हैं, ये हमें नहीं समझ आता है। इसको हम कैसे करेंगे मैनेज? जब हमारे पास वेल्थ क्रिएशन होगा, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स होंगे, राइट, कि एटलीस्ट जो मुझे वहां पे कम मिल रहा है, जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, जो मुझे मिल रहा है और उससे जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, वो सेविंग से नहीं होगा, सही बात, राइट। सेविंग आपका इन्फ्लेशन खा जाएगा, वो सेविंग से नहीं होगा। सेविंग को जब तक आप इन्वेस्टमेंट का रूप नहीं दोगे, वो जो 20-30% का गैप है ना, वो आप वहां से फुलफिल कर सकते हो, आप इक्वल हो सकते हो, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपैरेटिवली, दिस इज ऑल्सो डेटा प्रूवन, कि लड़कियां, जो फीमेल का लाइफ स्पैन होता है वो 3-4 साल ज्यादा होता है मेल से, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको उनसे ज्यादा ही टाइम के लिए आफ्टर रिटायरमेंट पैसा चाहिए रहने के लिए, फॉर सर्वाइवल, ठीक है। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है,
ठीक है। और ये साइंस है भाई, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। डेटा प्रूवन ये है, जो लोगों को नहीं पता है ये बताना बहुत जरूरी होता है उन्हें, ये उन्हें पता ही, वो दिमाग ही नहीं लगा रहे होते हैं इस चीज में। इस पे भी तो लड़कियों पर बोझ है ना कि सुहागन मर जाना चाहिए। तो जिससे यार थिंकिंग कि भैया हमको सुहागन मर जा, बट दिस इज नॉट हैपनिंग ना। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू डेटा वो 3-4 साल उन्हें ज्यादा ही जीना है, ठीक है। वो जो भी उनका एक एस्टिमेटेड एज होता है, अगर उससे ज्यादा आपके हस्बैंड जी गए तब आप शायद सुहागन मर जाओ, बट अगर उससे पहले हो गया तो फिर आपको ही जीना पड़ेगा। और ज्यादा बार ऐसा होता नहीं है, वही होता है, मोस्टली वही होता है, ठीक है। तो फिर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है फॉर सर्वाइवल, राइट? सो यू नीड बेटर रिटायरमेंट प्लानिंग, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लेशन दोनों के लिए है, तो महंगाई है, आपको करना ही पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हो तो अगेन आई से ये टैग हटाने के लिए भी आपका इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसा आपने बोला ना कि आपकी नानी, मम्मी एंड ये पीढ़ियां ऐसे ही बदलती हैं शायद। तो शायद आपके घर, मेरे घर में या किसी के घर में आज तक नहीं हुआ कि मेरे से पहले किसी ने ये किया है, तो यू शुड स्टार्ट, ताकि आगे आप उस चीज को, आपकी अगली पीढ़ी ये कर। अब मुझे ये बताइए कि महिलाओं को आमतौर पर जो इन्वेस्टमेंट का, मैंने कहा कि कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट पर ही अभी तक लोग फोकस हैं। स्पेशली अगर महिलाओं की बात करें तो अगर बहुत इन्वेस्टमेंट में जाएंगी तो जमीन खरीद लेंगी, मुझे ऐसा लगता है, जो हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट है। बट खुद से जाकर वो ले रही हैं, उनको खुद का पता है कि जमीन में क्या क्या देखना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कोई, मुझे आज तक कोई महिला नहीं मिली जिसने खुद से जाके जमीन खरीदी। वही बोल रही हूँ, वो माइंड में सिर्फ आता है कि मुझे जमीन ले लेना चाहिए, बट उसके लिए उनको सब कुछ चाहिए, उसको बकायदा अपने घर के पुरुष चाहिए ही चाहिए। उनको वो इच्छा नहीं होती कि हाँ मुझे सीखना है, मैं अपने दम पे आगे अभी का जमीन में ले लूं, शायद नेक्स्ट जमीन में अपने हिसाब से भी चेकआउट करूं कि वो सही है गलत है, उसके क्या चीजें जो मुझे देखने चाहिए गलत सही के लिए, और ऐसा मेरे हस्बैंड या मेरे पापा क्या देख रहे हैं जो मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रही और नहीं कर पा रही हूँ। आखिर मैं कहाँ फेलियर हूँ? मैंने भी पढ़ाई वही करी है, अच्छी स्टूडेंट भी रही हूँ। जब बच्चियां पढ़ रही होती तो पापा मम्मी बड़े खुश होते, मेरी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, बट वही बेटी जब डिसीजन लेने लगती है तो फिर उसके डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो ये एक मुद्दा है। मैंने एक वीडियो देखा था ना कि वो अभी जो चलते रहते हैं, ये आजकल जो ये चल रहा है, कि मेरे पापा काफी ओपन हो चुके हैं, बट इन AM मेरी बेटी बहुत होनहार है, बाहर जा रही है, लेकिन जहाँ भी जा रही है 7:30 तक वापस आ जा रही है। हाँ बिल्कुल। तो वो चीज अभी भी है और ये सब जाने में टाइम लगेगा। तो मुझे वही लगता है कि इन सब चीजों में अब बहस करके अपनी एनर्जी खत्म करने वाली बात है, अननेसेसरी। और तो हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जब बात कर रहे हैं फॉर विमेन, तो आपको क्या लगता है कि जब हम मार्केट की बात करें, अब हम आते हैं उस इन्वेस्टमेंट पर जिसका ये दौर चल रहा है, जिसमें आता है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आता है शेयर मार्केट, जिसमें आता है SIPs, तो क्या महिलाओं में थोड़ी बहुत अवेयरनेस हुई है इन चीज़ों को लेकर, या वो अभी भी बहुत दूर हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट से? और अगर नहीं दूर हैं तो उनको नज़दीक कैसे लाना चाहिए? मेट्रो सिटीज में फिर भी दे आर ट्राइंग, थोड़ा बहुत पास हुई है, बिकॉज ऑफिसेज जाते हैं, घर पे डिस्कशंस होते हैं, तो थोड़ा सा वो आया है, तो दे हैव स्टार्टेड नाउ SIPs एंड ऑल। बट अगर मैं यहाँ का एक्सपीरियंस बोलूँ, मैं अगर यहीं का एग्जांपल लेती हूँ, पटना का, बिहार का, जो नॉन मेट्रो सिटी है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे हो गया यहाँ पे 2-3 साल करते हुए, ठीक है। आपका अनुभव क्या कहता है बिहार की महिलाओं के बारे में? नॉट अ सिंगल वुमेन। अच्छा, एक भी नहीं? मतलब जो इन जनरल मेरे से आकर कि हाँ ठीक है, दिस इज माई मनी रश्मि एंड हाउ आई हैव टू मैनेज इट। अच्छा मैम, अच्छा ये चीज़ है, ठीक है, मैं एक बार अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। सॉरी, इट वाज माय बैड। इस पूरे ये में सिर्फ एक वुमेन, आई कांट टेक हर नेम बिकॉज वो जो कपल हैं दे आर नोन फेस ऑफ पटना, बट पूरे करियर में वो एक कपल ऐसा था जहां पर मैं गई तो थी, इनिशियली फोन पे मुझसे हस्बैंड ने बात करा, ठीक है, कि मैम कैसे करना है, क्या करना है, बिकॉज इट वाज अ हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट। जब मैं बैठी, वुमेन, उनकी वाइफ जो थी, शी वाज द वन जिन्होंने सारे टेक्निकल क्वेश्चंस मुझसे किए हैं, एंड आई वाज सो हैप्पी दैट डे।
कम से कम पटना में एक तो मिला। एक तो मिला जो इस चीज में इंटरेस्टेड है। एंड शी वाज लाइक कि ठीक है मैम, अभी तक तो मैं मतलब थोड़े देर डिस्कशंस हुए एंड ऑल, एंड दे गॉट टू नो कि हाँ चलो मतलब आई हैव आल्सो नॉलेज एंड ऑल। तो उन्होंने उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट वाज कि उन्होंने ये बोला कि अभी तक मैं जो कर रही थी अपनी तरीके से कर रही थी, अपनी समझ से कर रही थी, नाउ यू आर सजेस्टिंग दिस, आई विल टेक दिस एज अ बेस। ठीक है, स्टिल शी हैज दैट एटीट्यूड कि मुझे सीखना है। आई विल टेक इट एज अ बेस, क्योंकि म्यूचुअल फंड का आप कोई भी स्कीम लो ना, यू हैव दैट पोर्टफोलियो। ठीक है, कि कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टेड है आपके पैसे, राइट। आई विल टेक दिस बेस, ठीक है, सेम टाइम पे जो मैंने लिया है और इस दोनों में कौन बेटर रिटर्न देता है और मेरी कहाँ कमी थी, मैं ये देखूंगी। क्या बात। मैंने बोला वेरी गुड मैम, दिस इज द राइट एटीट्यूड, ताकि आप वो फाइनेंशियल लिटरेसी है रियल एक्चुअली। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी महिला को, जैसा आपने बोला कि आपको कोई नहीं मिला, तो मुझे भी अभी तक मेरे अलावा मुझे कोई नहीं मिला, मैं करती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फीमेल्स हाँ, के नाम पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, हाँ, बट उनका डिसीजन मैं उसको नहीं मानती। मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर किसी महिला को अगर म्यूचुअल फंड्स में जाना है, तो पहले तो उसको म्यूचुअल फंड समझ ही नहीं आता है, उसके बाद SIP वगैरह तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को कैसे इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें जिससे उनकी जो अपनी एम्पावरमेंट है वो बढ़े, क्योंकि पैसा तो वो भी कमा रही हैं। मैं आपको एक केस बता रही हूँ कि एक महिला को मैं जानती हूँ बहुत करीब से, और उसकी शादी होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, और बहुत अफसोस की बात होती है कि वो महिला अपनी पूरी, उसकी सैलरी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास होती है उस महिला की, हस्बैंड की भी बराबर ही होगी, बट घर खरीदते हैं दोनों, गाड़ियाँ खरीदते हैं, सब मिलकर करते हैं, और एक दिन दोनों का डिवोर्स हो जाता है और बाकायदा वो महिला अपने 2 बच्चों को लेकर चली जाती है। घर में आज भी मेल रह रहा है। अब मुझे ये बताइए, वो रेंट के घर में रह रही है, और एक बार मैंने उस औरत से एक सवाल किया था कि एक छोटा सा नोजपिन खरीदने की बात हुई थी, मैंने उससे बोला था कि आप ये खरीद लीजिए, ये ऑलमोस्ट 600 या 300 के आसपास। उसने कहा आई कांट टेक डिसीजन टू परचेज दिस। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आखिर उसके लाइफ में जो इतना बड़ा बैड इम्पैक्ट हुआ, तो उससे महिलाओं को निकलने के लिए किस तरीके से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। आपको सहारा याद होगा, सहारा में हर महिला का 500 रुपए का खाता चलता था। बड़ी अच्छी, हालांकि बहुत दुखद कि वो नहीं हो पाया, बट इन्वेस्टमेंट सिखाया सहारा ने, स्मॉल इन्वेस्टमेंट। मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे सिखाती थी कि छोटे छोटे RDs करो, छोटे छोटे ये पोस्ट ऑफिस में डालो, छोटे। मैं आज भी पोस्ट ऑफिस में मेरा वो चलता है, जबकि मुझे उससे रिटर्न कम मिलता है, बट मुझे लगता है कि ये एक सेफ जोन है, चलो करते हैं। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सबको पता है आज की डेट में कि FD क्या है, RD क्या है, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट्स कैसे हैं, क्या है। वो आपको एक ओपन वो दे देता है कि आप जा रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट, कि आपने एक किया। बट अगेन आई विल से, अगर आपको एक्चुअली में फ्यूचर ग्रोथ के लिए तरफ जाना है ना, आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाना ही पड़ेगा जहां पे आपका इन्फ्लेशन बीट होने के बाद आपका 4 to 5% प्रॉफिट हो, उतना रहे, तभी आप कुछ चीजें अचीव कर पाओगे। जैसे आप बता रहे हो ना कि, और ये केसेस आजकल बहुत नॉर्मल है, डिवोर्सेस नॉर्मल है, लाइफ इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, यू नेवर नो कब किसके साथ क्या हो जाए। और आप अगर सिर्फ छोटी छोटी चीजों में ही अपने एक्सपेंसेस करके घर पे खुश हो और आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, स्ट्रगल फिर आपको ही फेस करना है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आप स्टार्ट करो, राइट। लोगों कहाँ से शुरू करना चाहिए एक महिला को? अब हम आते हैं एक्चुअल जो उनको करना चाहिए, हाँ। क्योंकि चैलेंजेस तो लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो मुझे ये बताइए कि आने से पहले ना मैं थोड़ा सा वो बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि इसमें एक फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, जिनको 10 to 15 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है मार्केट का, ठीक है। वो एक कैटेगरी बनाते हैं किसी स्कीम का कि मुझे इस बेस्ड पे, इस कॉन्सेप्ट पे ये वाला स्कीम बनाना है, ठीक है। उस स्कीम में वो नहीं भी तो 20 से 25 कंपनीज का एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट जितने भी 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग हैं, उनसे हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं या बड़े इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, ठीक है। और वो उस स्कीम में पैसा लगता है, उसका एक मार्केट प्राइस होता है कि इस प्राइस पे अलॉटमेंट हुआ है आपका यूनिट, और आपका वो इन्वेस्टमेंट हो गया। अब
वो जो एक फिक्स्ड हुआ आपका, उसको नैव कहते हैं हम। हाँ, ठीक है, जो प्राइस फिक्स्ड हुआ वो नैव जो हुआ, यूनिट हम लोग खरीदते हैं। अब मार्केट के अकॉर्डिंग वो जितना बढ़ा दैट इज योर प्रॉफिट, जितना वो घटा दैट इज योर लॉस। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब चलो एक बार के लिए मैं मानती हूँ कि शेयर ट्रेडिंग जो है वो दोनों के लिए रिस्की है। ठीक है, चाहे वो मेल कर रहा है चाहे वो फीमेल कर रही है, राइट? exactly. मार्केट को नहीं पता है कि मेल इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि फीमेल कर रही है, राइट? तो वो दोनों के लिए रिस्की है। ठीक है, आपको अगर डर है, क्योंकि वो उसके लिए एक्सपर्टीज बहुतों के पास नहीं होते हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है शेयर ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आप अपना पूरा पैसा एक कंपनी में लगा रहे हो या दो कंपनी में लगा रहे हो, तो वो कंपनी अगर प्रॉफिट दी आपका प्रॉफिट हुआ, वो कंपनी अगर लॉस देती है तो आपका लॉस होता है। तो इट्स एक्चुअली थोड़ा सा उसको सीखने में टाइम भी लगता है, रिस्की गेम है वो। आप वहां नहीं जाना चाह रहे हो और आप ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकलना चाह रहे हो, क्योंकि वो आपके इन्फ्लेशन वाले प्रॉफिट, वो उस मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट चीज होती है म्यूचुअल फंड। इसीलिए जो आपने बोला ना कि फीमेल को कहाँ से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनका वो गोल एकम्प्लिश हो, बेस्ट थिंग इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आप वहां पर आओ, ठीक है, म्यूचुअल फंड का एक मैंने बेसिक बता दिया। अब बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मैम एसआईपी करूं या म्यूचुअल फंड करूं। हाँ, ये एक सवाल है और मेरा भी सवाल है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से सुनती रहती हूँ, एसआईपी करूं या म्यूचुअल फंड करूं, और मुझे वहां पर मैं सिर्फ यही, मतलब दैट इज अ लैक ऑफ नॉलेज। एसआईपी इज म्यूचुअल फंड। हाँ, एक्चुअली वो वन टाइम और पार्ट टाइम, म्यूचुअल फंड, राइट? यही बात। सो म्यूचुअल फंड आप दो तरीके से कर सकते हो, इधर इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी या फिर आप लमसम। ठीक है, लमसम का मतलब हो गया आपने वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट किया, और एसआईपी का मतलब हो गया कि एक अमाउंट फिक्स हो जाता है जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है और वो ऑटो डेबिट होता चला जाता है, राइट? तो वो हर महीने आपका परचेज हो रहा होता है, वो फिक्स्ड अमाउंट। अब आपने जो मुझसे ये सवाल किया कि, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एवरेज रिटर्न देखें ना, एवरेज, ठीक है, मतलब अगर मार्केट कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, सब कुछ देखते हुए भी, तो आपको 12% तक का रिटर्न दे देता है। मिनिमम 12% तो एक्सपेक्टेड रहता है। 11-12% आपको रिटर्न दे देता है, जो कि इन्फ्लेशन से 5-6% ऊपर है। तो ये आपके गोल को कंप्लीट भी करेगा, राइट? अब पॉइंट आती है कि आपको सीखना है और आपको स्टार्ट करना है, राइट? तो सबसे पहला चीज तो आप आज अगर सोच रहे हो, आप कल से स्टार्ट करो। लोग सोचने में टाइम लगा देते हैं, और जब वो आज से एक वीक इन्वेस्टमेंट नहीं किया ना उन्होंने, फिर वो नहीं करेंगे, वो प्लानिंग माइंड से निकल जाएगा, प्लानिंग सोचते सोचते कभी वो पैसा आपके पास नहीं आएगा। तो प्लानिंग वो चलते चले जाती है कि अच्छा इस महीने स्टार्ट करेंगे, अगले महीने स्टार्ट करेंगे। डोंट डिले द इन्वेस्टमेंट। पॉइंट इज आप जितना डिले कर रहे हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है उसको कम कर रहे हो, राइट? तो सबसे इन्वेस्टमेंट का सबसे बेसिक और थंब रूल होता है ना, स्टार्ट अर्ली। एक सवाल में नेवर टू लेट। हाँ, एक बहुत बेसिक सवाल है कि अगर एक महिला 25,000 रुपए कमा रही है, सपोज करिए वो 25,000, हम 25,000 से ही चलते हैं, क्योंकि एक ऑन एन एवरेज महिला की जो सैलरी होती है इसके अंडर ही होती है 20 to 25। अगर वो थोड़े अपर प्रोफाइल में है उससे कम भी होता है। हाँ, बट मैं मान के चलती हूँ कि किसी महिला को 25,000 सैलरी है, या एक बार 10,000 भी सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं 10,000 भी कमाती हैं। हमारे यहाँ तो अधिकतर जो चलता है पर इन जनरल, हाँ, तो चलिए वो कर नहीं पाते हैं। तो क्या ये बताइए कि अगर कोई महिला 10,000 रुपए कमा रही है, तो उसको कितने पैसे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट में डाल देने चाहिए या डालना चाहिए उनको? मतलब मुझे लगता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी आपकी अर्निंग है ना, आप उसका 20% तो बिल्कुल आप कर लो। 20% बिल्कुल आप कर लो उसको, कि मुझे उसको इन्वेस्टमेंट में डालना ही डालना है, रेस्ट 80% और उसके बाद जो बचता है उससे खर्चा करो। एग्जैक्टली। और साथ साथ आप मुझे एक चीज बताइए कि जब वो एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जाएंगी, तो जैसे 2-3 तरह के फंड्स होते हैं, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, कुछ फ्लेक्सी और ये सब होते हैं। तो उनको शुरुआत करने के लिए क्या किसी कंपनी के साथ जुड़ के करना चाहिए, या जैसे आपके जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर की पहुंच कितने लोगों तक हो सकती है? तो उनको करने के लिए क्या, कहाँ से शुरू करना चाहिए? कैसे ढूंढेंगे वो किसी एडवाइजर को और किसी को? आप तो खैर ऐसे, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि आजकल बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे एंड ऑल, तो उनको आप बिल्कुल भी मत फॉलो करना, ठीक है? बिकॉज वही वाली बात होती है। अभी हमने एक देखा था ना कि यूट्यूब पे देखकर एक बंदे ने अपना ऑपरेशन कर लिया,
एग्जैक्टली आजकल तो हर चीज यूट्यूब से ही करने लगे पॉइंट इज उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल था कि मैं डॉक्टर को क्यों फीस दूं, ठीक है, वो तो मुझे बताता ही जा रहा है, इंस्ट्रक्ट करता जा रहा है, चाकू ही तो चलाना है, मैं चला लूं, फाइनली मुझे जाना हॉस्पिटल ही पड़ा, राइट। एंड इसमें ईगो प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है, आपको सब कुछ नहीं पता हो सकता है, राइट, आपके पार्टनर को भी सब कुछ पता नहीं है, वो भी अगर ही इज ऑल्सो डूइंग इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो वो सजेशन ही ले रहे हैं किसी से, ठीक है। आप जब सोचोगे ना कि मुझे करना है ये, आप जब 10 लोगों से बात करोगे, आजकल ये बहुत ही कॉमन है, आपको एडवाइजर्स के नाम मिल जाएंगे एग्जैक्टली कि मेरे नोन में ये एडवाइजर है, मेरे नोन में ये एडवाइजर है, आप बात कर लो, ठीक है। और मेरा जो मैंने भी अपने एडवाइजर को बहुत लोगों को रिकमेंड किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं कर रही हूँ तो सामने वाले को भी बताना चाहिए। और मुझे लगता है कई महिलाओं ने अपनी लाइफ सिर्फ इसलिए बदली क्योंकि मैंने फोर्स किया कि एक बार मिलके तो देखो। अब वुमेन्स के पास वो प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव देयर ओन नेटवर्किंग्स, दे हैव देयर उनके अपने फ्रेंड सर्किल है, सब कुछ है, स्मार्टफोन है, दुनिया भर के कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको वो जब आप चाह लोगे ना आपको वो मिल जाएंगे एडवाइजर्स, ठीक है। देखो प्रॉब्लम इज ना, आप किसी एक बैंक से अगर सजेशन लेने जाते हो, बैंकर से, या आप किसी एक कंपनी से सजेशन लेने जाते हो, किसी भी XYZ, वो आपको अपना ही प्रोडक्ट बताएंगे। यही मैं आपसे पूछना चाहती थी। They have to do like on a target. This is a fact. They are in the वो हर कोई अपना ही प्रोडक्ट बेचेगा भाई, वो सेल्स इंडस्ट्री में है, कोई यहाँ पे समाज सेवा नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। उनको भी अपना, वो भी वहाँ पे जॉब करने गए हैं, उनको भी अपनी सैलरी चाहिए, सैलरी मिलती है टारगेट कंप्लीट करने पे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, हर कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड स्कीम्स होते हैं, शायद वो आपके हिसाब से आपको सजेस्ट भी कर दे, बट आपके पास रह जाएंगे उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बेटर टू मीट विद एडवाइजर्स, ताकि वो आपका रिस्क और वो डाइवर्सिफाई करे आपके फंड्स को, आपके रिस्क एपेटाइट को समझे, आपके कैश इनफ्लो आउटफ्लो को समझे, आपके गोल्स को समझे, एंड अकॉर्डिंगली आपके लिए जो बेस्ट है उस चीज को वो। और मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला जो होती है, जैसे आप हैं, तो एक फीमेल का जो चैलेंजेस है, जो फियर है, जो बर्डन है उसके ऊपर, वो आप ज़्यादा बेटर समझ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आपके जैसे और लोगों को मार्केट में होना चाहिए जो उनकी बेसिक चीज़ों को समझ, क्योंकि क्या है ना, मेल के साथ आप बहुत कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, और जब भी आप फिनांस डिस्कस करेंगे आपके हस्बैंड साथ साथ बैठे होंगे तो कई चीज़ों में आप हेजिटेट करते हैं। बट अगर किसी फीमेल एडवाइजर से हैं तो मैं उसको कॉल भी कर सकती हूँ कि ब्रश में मुझे बताओ, एंड वो एक पता होता है कि अभी क्या चल रहा है एंड क्या उनके माइंड में है, क्या नहीं है, और बहुत कुछ तो आप चेहरा भी रीड कर लेते हैं कि जैसा मैं बोल रही हूँ ना कि गर्ल्स आर, फीमेल्स आर मोर गुड इन्वेस्टर्स जस्ट बिकॉज कि दे आर नॉट इम्पल्सिव, वो उनका डिसीजन नहीं रहता है। मेल्स के साथ प्रॉब्लम इज दैट दे हैव दैट मेल ईगो, राइट, उनके साथ है कि मुझे कौन सिखा देगा, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, अच्छा अगर ये मुझे समझा सकती है, मैं, वो क्लेवरनेस होता है ना कि 2 चीज मैं इनसे समझ लूँ, तीसरा मैं खुद से लूंगा। आपका वो एक्सपर्टीज ही नहीं है, जो काम मैंने 10 साल कर लिया है, आप इफ यू आर इन IT, आप बहुत मुश्किल है कि आप टाइम निकाल के आप मेरे एक्सपर्टीज और मेरे एक्सपीरियंस तक पहुंच जाओगे। दिस शुड नॉट कम बिटवीन, कि आप ईगो वाली चीज नहीं है ये फीमेल्स में नहीं है। दे विल लाइक मैम मुझे ये नहीं आता है, और जब कोई सरेंडर करता है ना कि मुझे नहीं आता है, वो ज्यादा अच्छा लर्नर होता है। सही बात है, वही सीख भी सकता है, वो सीखता भी है और वो आगे जाकर खुद के डिसीजंस लेता भी है, राइट। तो फीमेल इज अ गुड लर्नर, ठीक है, एंड वो उनका इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होता है कि अच्छा आज मार्केट डाउन हो गया मैं पैसा निकाल लूं, आज उनको मतलब ही नहीं है, उनको पता है कि मैंने किस पर्पस के लिए किया है। मैंने भी कुछ शेयर मार्केट में पैसा डाला हुआ है शेयर में, तो मैं अक्सर देखती रहती हूँ, मार्केट अभी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है पिछले 4-5 महीनों से, तो मेरे दिमाग में कभी ये बात नहीं आती कि मैं पैसा विड्रॉ करूं, मैम बिकॉज़ आपने किसी पर्पस से हाँ, किया है। और मैंने सोचा हुआ है जब मुझे अपना गोल दिख रहा है कि ये पैसा मेरे लिए है ही नहीं, मेल के साथ वो आ जाता है कि अच्छा ये मुझे ये आज प्रॉफिट हो गया, आज मुझे ये प्रॉफिट बुक करना है, फिर तो मैं आगे कर लूंगा, और वो इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑल दैट शुरू कर देते हैं, बहुत वो दिक्कत आती है और वहीं पे वो मात भी खाते हैं। तो एक्चुअली फीमेल्स आर गोल ओरिएंटेड, तो मुझे एक चीज आपसे और पूछना था कि जब हम महिलाओं की इन्वेस्टमेंट की बात करें, आपने कहा म्यूचुअल फंड से शुरू करना चाहिए एंड थ्रू SIP करना चाहिए और लमसम करना चाहिए में जो अगर एक बात है, आजकल ऐसा नहीं है, बहुत सारी फीमेल्स है जो बहुत अच्छा इनकम अपना कर रही हैं एंड ऑल, अभी जैसा क्योंकि उनको नहीं पता था इन्वेस्टमेंट्स के लिए, उन्होंने सेविंग कर रखा है, तो एक लमसम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो लमसम भी इन्वेस्टमेंट पार्ट में दे सकते हैं, आप वो भी कर लो, और साथ में SIP मतलब वो हैबिट में होना चाहिए आपके, वो एक सेविंग हैबिट है। मुझे एक चीज मैं सबको बोलती हूँ, अगर आप इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन ना और आप SIP कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपका इंक्रीमेंट हुआ,
खर्चा तो आपका उसमें तब भी चल रहा था ना, जो पहले वाली सैलरी आ रही थी, तो आप एसआईपी में भी इंक्रीमेंट कर लो आप थोड़ा। पहले साल की जो सैलरी चल रही थी खर्चा तो उसमें भी जा रहा था, अगले साल जो इंक्रीमेंट हुआ ना आपका, आप उतनी की एसआईपी बढ़ा दो, खर्चे में मत उसको बढ़ा दो। राइट, दिस इज द बेस्ट वे टू फॉर द सैलरीड वन, कि आपको पता चले कि हाँ आपका कैसे हो रहा। और मैं आई एम टेलिंग यू, ये एसआईपीज की वैल्यूज ना 5 साल 10 साल बाद जब बंदा देखता है ना, उसको पता भी नहीं चलता है कि अच्छा मेरा इतना अच्छा अमाउंट सेव हो गया, कॉर्पस बन गया मेरा इतना। एंड इफ फीमेल्स विल डू ना, मैं बोल रही हूँ अभी जो वो मैं कल ही परसों एक वीडियो देख रही थी इंस्टा पे, एक रील्स था, एंड उसमें मेरे दिमाग में सीधा यही चीज़ आया कि अभी उसमें रील में चल रहा था, गाना था 2 लाइन कि हम हैं बिहारी ज़रा लिमिट में रहिएगा। उसके बाद मुझे अगला लाइन जो आया कि फीमेल कैन से बिहार की कि हम हैं बिहारी ज़रा लिमिट में रहिएगा, इन्वेस्टमेंट देखिएगा तो बाप बाप करिएगा। सही बात है, अगर बिहार की महिला है, पोटेंशियल यू नो, मतलब बस आपको निकलना है और करना है। यू आर अर्निंग, यू हैव सेविंग्स। और मैं बोल रही हूँ हर फीमेल के पास अभी पैसा पड़ा हुआ होगा, वो कुछ ना कुछ तो जमा करती वो जितना भी कमा रही है ना उनके बट पास वो पैसा इन्वेस्ट है। नहीं कर पाती हैं, वो छुपा हुआ ही रह जाता वही है कि वो सेविंग में रह जाता है, इन्वेस्टमेंट का रूप नहीं आ पाता है। दिक्कत अच्छा, वो है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी की बात हम लोग कर रहे थे, तो साथ साथ एक और वर्ड आता है ईटीएफ भी आता है। और मैं उससे पहले एक चीज पूछूंगी कि क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो करते हैं हम, तो क्या वो फिजिकल गोल्ड में करना चाहिए या ईटीएफ के थ्रू करना चाहिए, या आजकल तो बहुत सारे गोल्ड। इस चीज पे ना मैम मैं सिर्फ गोल्ड की बात नहीं करूंगी, मैं एक बहुत मिसकंसेप्शन 2 चीजों पे मैं बात करना चाहूंगी इस पे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये भी लैक ऑफ नॉलेज है लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट कि हमने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट, हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब ये तो बिल्कुल ही रिस्क फैक्टर है, अब ये तो बना गया तो गया, जो भी है ठीक है। पहली चीज मैं उनको बता दूं कि रिस्क म्यूचुअल फंड का जो होता है ना वो बहुत डाइवर्सिफाइड होता है, राइट, और रिस्क आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने कुछ फंड इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, ठीक है, और जिस टाइम पे मार्केट डाउन हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम कोविड का टाइम ले लेते हैं, राइट, मार्केट डाउन हुआ, 1 महीने 1.5 महीने मार्केट डाउन था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसने भी पैसा निकाल लिया आपने तो अपने हाथ से लॉस बुक कर दिया, राइट। जो बंदा रुक गया, जिसके पास इमरजेंसी फंड्स थे पहले से, कितने दिनों का इमरजेंसी फंड एक नॉर्मल आदमी को अपने घर के लिए रखना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए। अगेन डिपेंड्स कि ये हम एक जनरल स्टेटमेंट में नहीं बोल सकते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, क्या हैं, आपको आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस है ऑलरेडी, ठीक है, वो कितने के हैं, कितने लोगों के हैं, कि अगर कुछ ऐसा कुछ हो तो ऑलरेडी वहां से कवर हो जाए। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हेल्थ इंश्योरेंस पर भी आपसे एक सवाल करूंगी, हाँ, क्योंकि वो एक बहुत जरूरी है। पहले तो गोल्ड वाली बात कर लें। मैं इस पे यही 2 चीजों पे मैं यहाँ पे बात करूंगी कि पहली चीज तो कि उनको लगता है कि यहाँ पे लॉस होगा, आप इस मिथ से निकल जाओ, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस है ना कि आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं निकल रहे हो, तो आपने कभी सुना है कि मार्केट पूरा 1 साल डाउन रहा है? ऐसा नहीं पूरे कंटिन्यूअसली 7 महीने डाउन रहा है, इकोनॉमी खत्म हो जानी है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। 15 दिन 10 दिन 1-2 दिन का फ्लक्चुएशंस, मैक्स टू मैक्स 1 महीना, उसके बाद वो बाउंस बैक कर लेता है, राइट। तो आप गोल का सोचो, आप छोड़ दो, म्यूचुअल फंड अपना काम कर लेगा, पहली चीज तो रिस्क का दिमाग से निकाल लो, ठीक है। सेकेंड, इस गलतफहमी से बाहर निकल जाओ कि ये सिर्फ इक्विटी के लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपको 100% सेफ्टी चाहिए, वैसे प्रोडक्ट्स भी हैं म्यूचुअल फंड में, जिसको हम डेट कैटेगरी में कहते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क चाहिए 10-20%, वो हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स होते हैं, राइट। तो आपके हर सिचुएशन के लिए, हर मोटिव के लिए म्यूचुअल फंड में कैटेगराइजेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि रिस्क है, आपको कोई रिस्क नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से 1-2% बस ज्यादा मिल जाए और कोई रिस्क ना हो, वैसे फंड्स भी हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी फंड्स हैं, अच्छा, चिल्ड्रंस के लिए भी है, प्लान्स हैं, ठीक है। तो मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू हम सब कुछ कर सकते हैं। अब हम आते हैं गोल्ड पे, जो आप कह रहे हो, राइट। नहीं, महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो इमोशंस है उनके लिए। गोल्ड इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स इमोशंस, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में तो छिन जाएगा, ये हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा गोल्ड घर में भी रखना इज नॉट सेफ, राइट, ठीक है। आप शौक के लिए आप 1 सेट 2 सेट आपने जो किया हुआ है वो ठीक है, आगे भी अगर आपको मन है, बेटर है आप उसको पेपर फॉर्म में लो, नॉट फिजिकल। क्योंकि एक चीज है कि आप मेकिंग चार्जेस वाला जो है ना, आप जब कल को बेचने जाते हो, तो जो फिजिकल गोल्ड में आपका मेकिंग चार्ज का
अमाउंट रेट जो काट लेते हैं वो लोग, वो बहुत बड़ा मार्जिन होता है, जीएसटी होता है। वो चीज आप यहाँ पे ऑन पेपर पहली बात तो आप सेव कर लोगे, ठीक है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि जो म्यूचुअल फंड के स्कीम्स होते हैं ना, वो गोल्ड बेस्ड भी होते हैं बहुत सारे। तो जिस रेट से आपका उसमें मार्केट का लेना देना ही नहीं है, राइट। जिस रेट से गोल्ड बढ़ रहा है उसी रेट से आपका वो फंड भी बढ़ रहा है। एक तो आपको वो फिजिकल गोल्ड चोरी होने का डर नहीं है, दूसरा आपको गोल्ड का जो रेट है वो उससे आपको बेनिफिट मिल जा रहा है, तीसरा आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सीख भी रहे हो। तो आप कह रही हैं सिमिलर विद रियल एस्टेट, हाँ, रियल एस्टेट के भी पोर्टफोलियो स्कीम्स होते हैं ओके, दैट्स माय थिंग कि वो हर कैटेगराइजेशन है वहां पे और हर चीजों के लिए है। आपको 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपको 1 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, वैसे फंड्स भी हैं वहां पे। मतलब हर कुछ अवेलेबल है, आपको बस जानना है कि एक औरत जो है वो अपने कितने इनकम से आप इस मोड से सबसे पहले निकल जाओ कि वहां पे डर है कि डूब रहा है या कि शायद ये आपके हस्बैंड को ही नहीं पता हो, ये बात मैं 90% बोल रही हूँ नहीं पता होगा। नहीं पता है तभी तो डिसीजंस गलत होते हैं ना, अगर पता होता तो डिसीजंस गलत नहीं होते। तो एक तो आप ये कह रही हैं कि महिलाओं को जो छोटी शुरुआत है वो एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए और लमसम में जाना चाहिए, अगर कुछ पैसा उन्होंने बना रखा है। कुछ फिजिकल गोल्ड में भी जाना चाहिए और मैक्सिमम उनको गोल्ड शौक के लिए और पहनने के लिए। थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, मुझे गोल्ड का शौक बहुत नहीं है। मैं मतलब मुझे है कि मैं चेंज कर करके पहनूं, मुझे वो आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं तो ऑन पेपर ही करूंगी, मुझे नहीं। बट हाँ, फीमेल्स को शौक होते हैं, तो आपको जो पहनने के लिए आपको शौक के पर्पज से करना है आप उतने खरीद लो। तो आप जो गोल्ड जो आप पेपर बता रही हैं, तो पेपर मतलब ईटीएफ वगैरह के बारे में बता रही हैं? ईटीएफ के फॉर्म में भी आप तो बॉन्ड आता था कुछ, गोल्ड बॉन्ड भी आता है में भी, गोल्ड बॉन्ड भी वो बहुत लिमिटेड हो गया है, बंद कर दिया गया है, बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। ओके, आप ईटीएफ के फॉर्म में भी जा सकते हो और आप प्रॉपर म्यूचुअल फंड स्कीम के मोड में भी जा सकते हो। गोल्ड से भी आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। और गोल्ड से जो म्यूचुअल फंड होता है ना, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। लोगों को लगता है कि वो भी मार्केट लिंक्ड होता है, वो मार्केट लिंक नहीं होता है। अच्छा, उसको मार्केट से कोई मतलब नहीं है। गोल्ड का जो रेट से बढ़ेगा उसी रेट से आपका मतलब वो कमोडिटी में रखते हैं उसको। ओके, तो ये एक बात हुई। और इसके अलावा जो महिलाएं फाइनेंशियल डिसीजंस ले रही हैं, जैसे घर खरीदने की बात हो या ज़मीन खरीदने की बात हो, तो उनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो अपनी बच्ची के लिए, बच्चे के लिए, हर किसी के लिए थ्रू म्यूचुअल फंड्स जो हैं, अगर वो अपना गोल बना लें कि मुझे अपने बच्चों का एजुकेशन करना है और मैं इतना अफोर्ड करूंगी, तो वो उसमें जा सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन का टुकड़ा खरीद लो और ये कर लो और वो कर लो। प्रॉब्लम इज सी, मैं हर चीज़ में फीमेल को ब्लेम भी नहीं करूंगी। रीजन बिहाइंड बहुत बार एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। एग्जैक्टली बहुत कुछ सेफ्टी एक्चुअली मैटर करता है। एंड रियल एस्टेट के क्राउड में स्पेशली इन बिहार थोड़ा रिस्की है, बहुत ठीक है। आपका लेना भी रिस्की है, आप जिस क्राउड से मिलने जा रहे हो वो भी थोड़ा रिस्की हो जाता है, सब कुछ मैटर करता है। तो शायद वहां वो हेजिटेट कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत सेफर साइड हो जाएगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप रियल एस्टेट की चीजें, कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे। आप 2 चीजें समझ जाओगे, रियल एस्टेट में क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास, दूसरा म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस भी। महिलाओं की फाइनेंशियल लिटरेसी पर हम लोगों ने इतनी बात की, तो आप और कुछ बताना चाहती हैं कि महिलाओं को फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए किस तरीके से, एक तो आपने बताया कि इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उनको नॉलेज के तौर पर क्या लेना चाहिए, क्या उनको शेयर मार्केट के बारे में भी जानने की जरूरत है? आज के समय में करोगे ना, ऑटोमेटिकली आप शेयर मार्केट के बारे में जान जाओगे। ओके, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि आप एंटर करो, यू विल एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स। बट इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट ही सब कुछ नहीं है। आप ही नहीं रहोगे तो इन्वेस्टमेंट लेकर आप क्या करोगे, है ना। बहुत बार क्या होता है कि आपका पैसा है, अभी ऐसे ऐसे हेल्थ डिजीज आ रहे हैं, राइट। एक्चुअली में आप जिस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस गोल के लिए कर रहे हो, कल को पता चला आप ही नहीं हो, है ना, और आपकी फैमिली सफर कर रही है, राइट। तो उसके लिए लाइफ कवर है, ठीक है। तो आजकल इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है लाइफ, और अभी शायद ये एयरप्लेन क्रैश के बाद तो बहुत लोगों को वो इफेक्ट किया है। जो डेथ हुआ करिश्मा कपूर के हस्बैंड का, वो भी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल बहुत ऐसे केसेस बहुत है। बट एयरप्लेन क्रैश वाला क्या हुआ कि लोगों को बहुत उस तरीके से इफेक्ट किया है कि
नथिंग यू कैन मतलब प्रिडिक्ट, एंड जिसका जो लिखा है ना वो होता ही है। वो कैसे लेकर आ जाता है टाइम सबको साथ में और कैसे चीजें हो जाती हैं, तो आपके कंट्रोल में वो चीज है ही नहीं, राइट। तो जो है जिससे आप फिनेंशियल फ्रीडम किस लिए करता है इंसान? फॉर मेंटल फ्रीडम। एग्जैक्टली सबसे मेन जो फोकस होता है वो उसके लिए होता है। और मेरी नज़र में वो दो चीज़ है, एक तो इन्वेस्टमेंट, दूसरा आपका इंश्योरेंस। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस का जो एक फंडा है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, तो क्या ये जरूरी है कि मेल का ही हेल्थ इंश्योरेंस होगा और फीमेल नहीं ले सकती? एक बड़ा मिथ है कि मेरे पति ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो उसमें कवर हो जा रही हूँ। तो ये इसको कैसे बदलने? अब मैं बताती हूँ, आपके हस्बैंड का जो है हेल्थ कवर वो उसकी कंपनी ने दिया है, राइट, जिसमें कि आपके फैमिली कवर है, राइट। अभी उनको भी नहीं समझ आ रही है ये चीज, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन किया कंपनी, उनको तब से लाइफ कवर मिल रहा है, राइट। बीच में कुछ भी हुआ ऐसा कि उनको कंपनी छोड़नी पड़ गई, ठीक है, अब उनकी एज हो जाएगी 50+ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, मोस्टली के आजकल प्राइवेट होते हैं, या 45+ है, ठीक है, आपको कंपनी छोड़नी पड़ी, राइट, आप आ गए अब नॉन वर्किंग, पॉलिसी भी खत्म, अब आपको और ये होता है, आई एम टेलिंग यू, ये होता है। लोग तब तक अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं चला रहे होते हैं, ठीक है, और उनको स्ट्राइक भी नहीं करता है, उनको लगता है मेरी तो पॉलिसी चल रही थी, राइट। जब छोड़ दिया जॉब, उसके बाद जब आप बैठ गए घर में ना, तब अचानक से हिट करता है कि आई डोंट हैव एनी पॉलिसी नाउ। एग्जैक्टली, राइट, इंडिविजुअल पॉलिसी तो मेरे पास है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। अब जब आप लेने जाओगे ना पॉलिसी 55 की एज में या तो 50 फिर के आपको एज पॉलिसी में नहीं मिलेगी। पॉलिसी मिलेगी बट वेरी हाई प्रीमियम, वेरी हाई प्रीमियम, ठीक है। बहुत सारे आपको बीमारी आ चुके होंगे, बीपी आ चुके होंगे, और उसके बाद वो बताएंगे कि क्या क्या हम कवर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आगे आपको क्लेम्स में इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है आप, ठीक है, इट्स गुड कि कवर है, अपार्ट फ्रॉम दैट हस्बैंड का भी एक इंडिविजुअल पॉलिसी होना चाहिए और वाइफ का तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। अब मैं बोलती हूँ हेल्थ अभी ऐसा, क्योंकि कुछ कुछ बहुत स्पेसिफिक वुमेन डिजीजेस होते हैं, राइट, लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, फिर अभी मैटरनिटी के लिए भी आई एम टेलिंग यू, तो बहुत सारे ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहाँ पे स्पेशली वुमेन के लिए, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है, स्पेशली वुमेन के लिए सेपरेट पॉलिसीज होते हैं जिसमें वो स्पेशल डिजीजेस कवर होते हैं, इंक्लूडिंग मैटरनिटी एक्सपेंसेस। तो मतलब आपके हिसाब से हर महिला को एक हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर रखना चाहिए, एक लाइफ एंड द इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीज बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप 10,000 कमा रहे हो, आप 1 लाख कमा रहे हो या आप 10 लाख कमा रहे हो महीने का, आप उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज डिवाइड कर लो और कितने का तुम अफोर्ड कर सकते हो वो देख लो, ये बहुत जरूरी है। बट ये रहना आपके पोर्टफोलियो में फॉर पीसफुल फ्यूचर एंड पीसफुल माइंड, ये तीन चीज आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है आज के डेट में, बहुत जरूरी है। नहीं, मतलब आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जितना सोच रहे हैं कि सब कुछ आप तो अवेलेबल है एक मोबाइल फ़ोन पर, बट वो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि सही चीज़ें महिलाओं तक तो एक तो पहुंच नहीं रही हैं। वो बस दिन भर वो डांस वाला रील स्क्रॉल करती रहती है, उनका चलता रहता है, और अगर वो कुछ देख भी रही हैं तो उनके पास नॉलेज ही नहीं है जो उस पर रुकेंगी वो। तो आपके हिसाब से इस तरह की जो अवेयरनेस है, जैसे अभी मैंने एक पॉडकास्ट आपके साथ किया, हो सकता है ये बहुत बड़ा अप्रोच नहीं जाए, लेकिन कुछ लोग इसको ज़रूर देखेंगे, और कुछ लोग में से अगर 10 महिलाओं की भी ज़िंदगी हमारे माध्यम से बदलती है तो इट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के पॉडकास्ट तो हैं ही, बट और कौन सा जरिया है जिससे हम लोग स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, मुझे लगता है कि बच्चियों को शेप करने की जरूरत स्कूल लेवल से ही है बहुत ज़्यादा, कि तो हम कैसे उनको अवेयर करें और कैसे हम उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आप महिलाओं को बुलाते हैं या मतलब बुलाना चाहिए, करना चाहिए? मैं रेगुलर बेसिस पे वेबिनार्स भी करती हूँ वुमेन्स का। तो महिलाएं आती हैं आपके प्रोग्राम में? अभी मतलब वो मैंने मेरे ये सवाल इसलिए था क्योंकि मुझे पता है उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, मैंने जस्ट पूछा, मुझे पता है महिलाओं को। अभी मैंने वो एक्चुअली मेरा भी, क्योंकि मैंने बताया ना पहले मैं जॉब में थी, तो अभी मैंने लास्ट 1-1.5 सालों से ये अपना वो स्टार्ट किया है, तो मुझे था कि अब मैं धीरे धीरे क्राउड में इन्वॉल्व हो रही हूँ वुमेन्स का इस तरीके से, राइट। तो
आई विल डू द फिजिकल मीट सून। एक मैं वो क्राउड बुलाऊंगी और आप जरूर करिए। मैं आपको मतलब मेरी अगर ज़रूरत है तो मैं इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि मैंने जो फील किया है लाइफ में कि फिनेंशियल इनसिक्योरिटी इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ वुमेन। वो एनी टाइम ये सोचती रहती है कि कल क्या होगा, एंड वो उनका सोचने का तरीका बहुत अलग है। हाँ। अगर वो कर रही है इन्वेस्टमेंट ना, हाँ, तो आप ये समझ लो कि वो घर के इंडिविजुअल लोगों के लिए कर रही हैं एकदम। वो बच्चे का दिमाग में लेकर करेंगी। हाँ, वो उनका गोल है उनका कि वो उनको उस क्या पर्पस से करना है, तो है, कहीं ना exactly। कहीं घर लिटरेट हो रहा होता है। क्योंकि मैंने आज तक किसी महिला को ऐसा नहीं सुना कि उसके पति को कोई क्राइसिस आई हो और उसने अपना सोना निकाल के नहीं दिया हो। एग्जैक्टली। जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट तो उनका वही है, मैं तो वही मानती हूँ। और उससे इमोशंस जुड़ा है। हाँ, still। और वो देती हैं, फिर भी वो देती हैं, वो सेक्रीफाइस करती हैं। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगी ना तो वाकई परिवार बदलेगा, वाकई में एक समाज में एक बहुत हेल्दी चीजें आएंगी। मर्द तो उनका जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है वो उसी पर, वो प्रोटेक्टर है हमारा। मर्द क्या है, वो एक प्रोटेक्टर है, बट फीमेल को एज ए प्रोटेक्टर नहीं रखा गया, उसको तो विक्टिम में बना के रखा गया है। तो अब जब वो प्रोटेक्टर के रोल में आएंगे, धीरे धीरे ना वो दूसरी हाँ, चीजों में कन्वर्ट होता जा रहा है। exactly, अब आप वो उस चीज को है कि आप करने ही नहीं दे रहा, प्रोटेक्टर नहीं हो रहे आप। अच्छा, फिर उनको ना देवी के रूप में जो हम कंसिडर करने लगते हैं ना कि ये देवी है और इस देवी को ऐसा ऐसा काम करना है दुनिया में आके चल, जैसे मैंने भी बोला ना सुहागन मरना है, ये सब भी उनका गोल है कि उनको सुहागन मरना है, तो इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है, पति है ना वो कर देगा। फिर उनको अरे बच्चा है वो कर लेगा। बोलना, और कितने लोगों को देवियों का दर्जा मिलता है वो उन्हें खुद पता है। हाँ। तो मैं बार बार वही बोलती हूँ कि अब अगर हम अभी भी अगर हम ब्लेम गेम पर हैं तो ये उनकी खुद की हार है। आपको स्टेप लेना है, आपको सोचना है, आपको आगे बढ़ना है, कोई नहीं आएगा। आपकी बात से एक चीज जो निकल कर आई कि आपकी इनकम 5,000 रुपया मंथली हो या 50,000 रुपया मंथली हो या 5 लाख रुपया मंथली हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और शुरुआत म्यूचुअल फंड से करें, SIP से करें। एक छोटा ही SIP, 1,000 का 500 का भी SIP होता है, वहीं से 100 रुपए की भी होती है, तो वहीं से करो, बट करो जरूर, क्योंकि वो है। और मुझे लगता है मेरी बेटी अभी 18 ईयर्स की होने जा रही है, मैंने उसको कहा कि जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होगा ना, आई विल डू SIP फॉर यू, और वो मेरी तरफ से तुमको एक गिफ्ट होगा। मैं तुम्हारे बर्थडे में कोई तुमको कुछ ऐसा नहीं करके दूंगी, लेकिन ये जो करके दूंगी ना, बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत जरूरी है। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग अपनी बेटियों को बैठाकर ये बात ही नहीं करते। कितने लोग बात करते हैं कि तुम्हें आगे जाके कैसे एसेट क्रिएट करना है, तुम इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर रही हो। मैं वही तो बोल रही हूँ, सिर्फ अब वो टैग लाइन हो गया है। ये सोचकर ये खुश है कि चलो मेरी बेटी जा रही है काम करने। इट डजंट मैटर कि आप कितना कमा रहे हो, आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस चीज को वो ईगो पे लेते हैं कि हमें नहीं जानना है मेरी बेटी। अच्छा, फिर वो ये भी कहते हैं कि मुझे क्या बेटी की कमाई खानी है। हमारे यहाँ तो एक से एक चलता है। हमारे देश का फंडा तो यूनिक ही है, तो और उसमें भी देश को छोड़िए, हमारे बिहार का तो अच्छा है ना। अच्छा है, आप मत खाइए बेटी का, और वहाँ बहू का भी आप मत खाइए, बट क्रिएट योर ओन वेल्थ। अगर बेटी का नहीं खाते हो तो फिर बहू का भी मत खाओ ना भाई। वो भी मैं वही बोल रही हूँ, लोग कहते हैं ना कि ये बेटी पराया धन है, वो तुम्हारा घर नहीं है, तो तुम अपना घर बनाओ। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, बेटियों को घर खरीदने के लिए भी लोग प्रमोट नहीं करते, मुझे लगता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर, जब इतनी बड़ी बात सब हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए, शादियों में जो इतना ये खर्चा होता है हमारे यहाँ, तो आप इसको कितना सही मानती हैं? एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप क्या कहती हैं और क्या बताना चाहती हैं? इसमें मेरा बिल्कुल ही बहुत वो अलग है। इसमें सबका क्या वो दाम झाम सही है, या उसकी जगह हम अपनी बेटी को सिक्योर करने के लिए उसके लिए घर दे दे गिफ्ट में? मैं इस पे यही बोलना चाह रही हूँ, जिसके शौक हैं वो शौक हैं। आप इस पर्पस से मत करो कि वो आपको खर्चा करना है, ठीक है? उन दोनों की शादी है। आप अपनी बेटी को बोलो शुरुआत से कि इन्वेस्टमेंट करना, और आपका भी जो एक्सपेंसेस है ना, आप उसको बनाने में लगाओ, ठीक है? एंड अगर उनके शौक है ना, तो ग्रूम और ब्राइड को खर्चा करने दो, चाहे उनको पर्सनल लोन लेके करना पड़े, ठीक है? अगर उनके इतने शौक है, अर्निंग ना, तो फिर उनको करने दो। अर्निंग, और अगर उनको ये शौक है, गलत से कि हम बात ही छोड़ देते हैं, सबके अपने पर्सपेक्टिव है, सबका अपना लाइफ जीने का तरीका है। अगर उनके ये शौक है कि मुझे शादी ऐसे करनी है, मुझे शादी वैसे करनी है, लेट देम डू। पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अपने पैसे से बच्ची को, दोनों को सिक्योर करने की कोशिश करिए ना। आप शुरुआत से ये दिमाग में डालो ही मत कि पेरेंट्स का काम है शादी करना।
पेरेंट्स का काम नहीं है ये, पेरेंट्स का काम है पढ़ाना है, पढ़ाना है उनको, कॉन्फिडेंट बनाना है उनको, ताकि वो आगे की चीजें कैसे कर पाए। अब आप ये छोड़ दो, फिर आप देखो लड़कियों में चेंजेस। तो पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सुझाव है, और ये सुझाव मैं नहीं दे रही हूँ, एक फाइनेंशियल एडवाइजर दे रहा है कि प्लीज आप उनको करने दीजिए। आप अपनी कमाई हुई जो गाढ़ी कमाई है उससे अपने बच्चों को कुछ ऐसा एसेट दीजिए जो उसके फ्यूचर बिल्डिंग में काम आ जाए। और दूसरा जो पार्ट जो इन्होंने बताया कि अगर बच्चियों को शुरू से ही इन्वेस्टमेंट की हैबिट डाल देंगे, जैसे मैंने एक ओथ लिया है कि मैं अपनी बेटी के 18 ईयर्स होने पर जो सबसे पहला गिफ्ट उसको दूंगी उसका पैन कार्ड बनाऊंगी और उसका एक SIP कर दूंगी, ताकि इन फ्यूचर जब वो 10 साल 20 साल बाद कॉन्सेप्ट पता हो, ताकि जब वो अर्निंग हो वो खुद के मनी से वो सब चीजें स्टेप ले पाए। कि तो प्लीज आप उनके बर्थडे को तामझाम से मनाने की बजाय, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल अपना व्यू है, कि आप उनको फ्यूचर में सिक्योर करने के लिए मदद करिए। तो मुझे लगता है कि आज का ये पॉडकास्ट इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा है महिलाओं के लिए, और मुझे लगता है 2-4 महिलाएं तो हमसे इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी बात होगी मैम हो ही जाएंगी। तो प्लीज इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए। और रश्मि, आपने टाइम निकाला, इतनी सारी चीजें शेयर करी आपने, और मैं स्पेशली ये मेंशन करना चाहूंगी इस पॉडकास्ट में कि अगर आप एक महिला हैं, इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, तो और अगर आप चाहती हैं कि आपका फिनेंस थोड़ा सा भी कहीं से शुरू हो सके, मैनेजमेंट, तो प्लीज आप इस पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में जरूर फाइनेंशियल एडवाइजर का नंबर मांगिएगा। और चूंकि ये फीमेल फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो मैं चाहती हूं कि आप इनसे जुड़ें और इनसे अपनी बात को रखें, क्योंकि हो सकता है आप मेल के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं हो, और चूंकि ये एज अ फीमेल थोड़ा तो सोशल कुछ ना कुछ समाज को देने के लिए ज़रूर आई हैं और करेंगी, तो आपको ज़रूर मदद करेंगी। तो प्लीज़ सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। इस पॉडकास्ट में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैंने कुछ नहीं जानती थी मैं, बट मैंने तब इन्वेस्टमेंट किया था जब यूलिप प्लान चलता था, मैंने लाखों रुपए डुबा दिए उसमें। बट मैं चाहती हूँ, फिर भी मैं कर रही हूँ, फिर भी मेरा SIP चलता है, फिर भी मैं शेयर में डालती हूँ, फिर भी बहुत, ये भी लैक ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, वही चीजें हो जाती हैं। और दैट टाइम ना 2006-07 में ना जो एडवाइजर थे उनको भी इतना नहीं पता था, इसलिए चीजें गड़बड़ा गई। चीजें कैसे होती हैं, क्या है, अगेन वहाँ पे गलत तरफ डायरेक्शन था, इस वजह से हुआ। बट अगेन आप इतना कुछ करे, आपने इतना कुछ सीखा, तो चलो यू हैव दैट ना कॉन्फिडेंस कि अब मैं कहाँ, मुझे वो नहीं करना है, इतना तो पता चला मुझे वो नहीं करना और मुझे क्या करना है, राइट। तो ये तो मेरी तरफ से मैसेज था। मैं चाहती हूँ कि रश्मि एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप एक छोटा मैसेज जरूर दें कि करना क्या चाहिए हमें। और लास्ट में अगर मुझे इसको समराइज करना है तो मैं बस यही बोलूँगी, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, एंड आप जो भी अर्न कर रहे हो, कोई भी एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट का उठाओ। मेरा सजेशन रहेगा म्यूचुअल फंड, आप SIP से स्टार्ट करो। इफ़ यू हैव अ सेविंग, स्टार्ट विद द लम सम ऑल्सो, एंड इंश्योरेंस, ये चीज़ आप पोर्टफोलियो में रखो एंड रेगुलरली इसको हैबिट बनाओ। ये नहीं आपने एक तरफ कर दिया और छोड़ दिया, ये आपको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं देगा। गलत सही, पैसा डूब रहा है, जा रहा है, वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ समझ आ जाती है। म्यूचुअल फंड इज़ वेरी मच सेफर साइड फॉर यू, सो आई थिंक यू शुड बिगिन विद दैट, एंड बस डू द इन्वेस्टमेंट, प्लीज़ डू दैट। यू नो, आप फिनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और वो घर बैठ के नहीं आता है जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, उसको आप प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो, राइट। सो प्लीज़ आपको जो भी सही लगता है, जो भी चीज़ हमने बताया उसमें से आपको जो ईजी लगता है कि हम यहाँ से कर सकते हैं, डू इट, दैट्स इट। बस शुरू कीजिए, बस यही, इसी के साथ ये पॉडकास्ट मैं ख़त्म करती हूँ। और थैंक यू सो मच रश्मि फॉर कमिंग, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।